शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह और बेटा हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। और ह्यूमन फिजियोलॉजी के जिस हिस्से में अभी हमें वो है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब हम पढ़ रहे हैं नर्वस सिस्टम। और अभी तक हम देख चुके हैं कि नर्वस सिस्टम हमें रिक्वायर होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी के लिए। और हमने नर्वस सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ उसके बारे में एक ब्रीफ रिव्यू देखा था हमने। और हमने क्या देखा, हमने देखा कि मनुष्य के अंदर, ह्यूमन के अंदर जो नर्वस सिस्टम है उसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, कि हमने देखा कि जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, इन सबको हमने समझा। ठीक है, हमने ओवरऑल नर्वस सिस्टम की एक आउटलाइन को देखा और उसके बाद देखा हमने कि जो नर्व इंपल्स है वो जनरेट कैसे होती है, कैसे एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होता है। चलिए मुझे बताइए आप कि किस तरह के आयन चैनल के, विच टाइप ऑफ आयन चैनल्स आर मोर इंपॉर्टेंट, विच टाइप ऑफ आयन चैनल आर मोर इंपॉर्टेंट टू इंड्यूस ए नर्व, के एक नर्व में कंडक्शन को इंड्यूस करने के लिए, टू इंड्यूस कंडक्शन इन अ नर्व विच आयन चैनल इज मोर इंपॉर्टेंट, कौन से आयन चैनल अधिक इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑप्शन आपके हैं पोटेशियम आयन चैनल, ऑप्शन बी आपका है कैल्शियम आयन चैनल, ऑप्शन सी आपका है सोडियम आयन चैनल। ठीक है, तो आपको बताना है कौन से आयन चैनल जो है वो आपकी नर्व को इंड्यूस करने में मोर इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, फिर आपको बताना दूसरा क्वेश्चन ये है कि What is the meaning of the electrical synapse? Electrical synapse का मतलब क्या होता है? What is the meaning of the electrical synapse? के electrical synapse का मतलब क्या होता है? क्लियर? आप बताएंगे कि electrical synapse का मतलब क्या होता है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द केमिकल सिनेप्स? केमिकल सिनेप्स का मतलब क्या होता है, ये आपके आज के क्वेश्चन से मिटा के। तो पिछली क्लास में मैंने नर्व कंडक्शन के बारे में भी देखा था। ठीक है, क्लियर। और मैंने आपसे कहा था कि हमारा जो ब्रेन होता है बेसिकली वो उसको हम सेंस ऑर्गन के थ्रू इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। तो मैंने आपसे कहा था कि जो सेंस ऑर्गन से जो इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास पहुंचती है उन्हें हम सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, और ब्रेन उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करता है और फिर जो भी उसे काम कराना होता है उसके लिए इंफॉर्मेशन को भेजता है थ्रू दी मोटर न्यूरॉन भेजता है वो। ठीक है, क्लियर। तो देखिए हमने देखा था कि नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जब नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, देखिए याद रखिए कि नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर साइड नेगेटिव चार्ज होता है, बाहर साइड होता है पॉजिटिव चार्ज। के जब कभी बाहर से पॉजिटिव चार्ज अंदर आ जाता है, अंदर पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव होता है, मतलब मेम्ब्रेन जो है वो इंड्यूस हो चुकी होती है, मेम्ब्रेन में जो है वो डीपोलराइजेशन हो गया होता है। के तो हमने कहा था फिर एक लोकल करंट प्रोड्यूस होता है और करंट आगे की ओर वो प्रोपेगेट करता है। ये हम पिछली क्लास में समझे और हमने कई सारे एनिमेशन भी वहां पर देखे थे। ठीक है बेटा, क्लियर। चलिए, तो आज हम बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। और हम आज समझने की कोशिश करेंगे हमारे ब्रेन को। ठीक है, मतलब हमें मालूम है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इन्वॉल्व होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है। तो आज हम ब्रेन को समझने की कोशिश करेंगे। कि मैं क्लियर कर दूं, ब्रेन के बारे में आज तक जितनी भी रिसर्च हुई है, कोई भी रिसर्च जो है वो ये नहीं है कि हम कह सकते हैं कि 100% हम जान चुके हैं। अभी तक अभी भी ब्रेन के बारे में कई सारे अनुसंधान चल रहे हैं और आज भी हम ह्यूमन ब्रेन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कि आज भी हम ह्यूमन ब्रेन को समझने के लिए बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर। जैसे आप देखते हैं कि हमारा जो ब्रेन है उस ब्रेन में सबसे बड़ा, हम देखें सबसे अधिक जो इवॉल्व पार्ट ह्यूमंस के ब्रेन में है वो क्या, वो है सेरिब्रल एरिया के, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। हम बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से, क्योंकि यहीं से हम डिसीजन को डिसाइड कर पाते हैं, हम बड़े सारे थॉटफुल निर्णय ले पाते हैं। ठीक है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आप आजकल हम क्या देख रहे हैं, आजकल हम एक नई चीज देख रहे हैं, वो देख रहे हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आजकल हम देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है बीच के, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो रोबोट्स में भी इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, आज आप जब अमेजॉन पे
आप अमेजोन पर जाते हैं और आप कोई मान लीजिए आपने अमेजोन पर जाकर जो है वो कोई पर्टिकुलर चीज आपने फॉर एग्जांपल कोई मोबाइल फोन आप सर्च कर रहे हैं कि आप सर्च कर रहे हैं कोई मोबाइल फोन को, तो आप अमेजोन से आप बाहर हट गए कि तो अमेजोन आपके सर्चिंग बिहेवियर पे कि आप जब भी अमेजोन पर आते हैं आप क्या सर देखते हैं, आपने मोबाइल फोन को देखा, आपने हेडफोन को देखा, ठीक है, या आपने प्रिंटर को देखा। तो जब कभी आप कोई भी दूसरा वेबसाइट खोलते हैं तो उस वेबसाइट पर आपको जब ऐड दिखाई पड़ेगा ना, तो वो आपको ईयरफोन का ऐड दिखाई पड़ेगा, मोबाइल फोन का ऐड दिखाई पड़ेगा या प्रिंटर का ऐड दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वो सिस्टम जो कंप्यूटराइज गूगल है, गूगल के पास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा नेटवर्क है, वो समझ चुका है कि ये जब भी ये आदमी कहीं भी वेबसाइट पर जाएगा तो इसको एक काम करना, जब तक ये खरीद ना ले इसको बार बार मोबाइल फोन दिखाना, बार बार हेडफोन दिखाना, बार बार प्रिंटर दिखाना है, इसको किसी भी वेबसाइट पर जाए जहां पर ऐड लगे वहां दिखाई पड़ेगा इसे। और तो और जब ये चैनल कोई दिखेगा तो उसको वही। अब कई सारे लोग मुझसे कहते हैं कि सर आपके जो आपका वीडियो चलता है उसके दौरान कई सारे ऐड आते हैं के, तो बेटा YouTube ने आजकल एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है YouTube प्रीमियम के नाम से। यदि आपको बिल्कुल एड फ्री ही वीडियो देखना है तो आपको YouTube प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, अदरवाइज YouTube ने जो है वो भी जो भी वीडियो लंबे होते हैं उनमें YouTube ने मल्टीपल एड्स को प्लेस करना शुरू कर दिया है, क्योंकि YouTube जो है उसका रेवेन्यू का मॉडल यही है, ठीक है। वो इतना बड़ा सर्वर जो है वो बियर करता है तो उसका कॉस्ट कहीं ना कहीं से तो निकालेगा वो, ठीक है। चलो वो भी एक अलग बात हुई, हम बर्दाश्त कर लेंगे उस ऐड को भी। दूसरी बात यह है कि कई लोगों ने बोला कि सर जब हम ऐड देखते हैं ना तो कई बार बड़े अजीबो गरीब टाइप के ऐड आते हैं। मैं क्लियर कर दूं आपको कि जो आप ऐड देखते हैं ना तो दो तरह के ऐड होते हैं। एक होते हैं वो ऐड जो किसी चैनल ने हमको, जैसे फॉर एग्जांपल आज एक कोचिंग क्लास है, मैं नाम नहीं लूंगा, उस कोचिंग क्लास ने वो भी जो है अपना कुछ पेन ड्राइव सीडी फीडी बेचते हैं वो लोग, तो उन्होंने टारगेट कर लिया है कि बायोमेंटर्स में इसका ऐड चलाना है, तो उन्होंने टारगेटेड लिस्ट, उन्होंने यूट्यूब को लिस्ट दिया कि भैया हमको ऐड चलाना है और इन चैनल पर ऐड चलाना है। तो यूट्यूब ने नंबर 1 उसने कहा अच्छा ठीक, बायोमेंटर में तुमको ऐड चलाना है, लेक्चर जैसे ही शुरू होगा उसके पहले 2 मिनट तुम भी बात करना, बाद में बायोमेंटर चलेगा, ठीक है। ऐड शुरू हो गया तो वो होता है एक डिफरेंट टाइप का कि वो कस्टमाइज ऐड हो गया, ठीक है। कुछ ऐड ऐसे होते हैं जो आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होते हैं। तो वो कैसे बनते हैं? जब आप जो कुछ भी सर्च करते हैं, आपने कोई भी वेबसाइट खोल के देख रहे हैं, ठीक है, चोरी चुपके भी वेबसाइट खोल के देख रहे हैं आप, तो वो सारी चीज डेटा सेव करता है वो, और फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको ऐड दिखाना वो शुरू कर देता है। तो इसमें बायोमेंटर का कोई रोल नहीं है, जो भी आप ऐड देख रहे हैं उसमें बायोमेंटर का कोई रोल नहीं है। अब आप बोलोगे सर ये ब्रेन से बात यहां कैसे पहुंच गई? यहां बात ऐसे पहुंच गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल आजकल वेबसाइट पर हो रहा है। जब आप बायोमेंटर्स ऑनलाइन की वेबसाइट में आते हैं वहां भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा काम करता है कि वो ट्रैक करता है आपके बिहेवियर को, आपके पैटर्न को, कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कैसा पढ़ रहे हैं आप टेस्ट के, एनालिटिक्स निकालता है, उसके टेस्ट के परफॉर्मेंस को देखता है, वो आपके अटेंडेंस को देखता है, वो तो वहां पर काम कर रहा होता है, ठीक है। एलेक्सा एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है। एलेक्सा एक डिवाइस है जिसमें आप बोलते हैं कि कितना आप बात करेंगे तो एलेक्सा आपको जवाब देगा, ठीक है। टाइम पूछेंगे बताएगा आपको, लोकेशन पूछेंगे बताएगा आपको, नियर बाय रेस्टोरेंट पूछेंगे बताएगा आपको, कि गूगल असिस्टेंट आपके मोबाइल फोन में गूगल असिस्टेंट है वो भी यही काम करता है, मेरे आईफोन में सिरी है वो भी यही काम करता है, कि सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, के। अब इंपॉर्टेंट बात यह कि इंटेलिजेंस वर्ड का मतलब है कि थॉटफुल डिसीजन लेने की क्षमता ये ब्रेन से आती है, और हमारा ब्रेन जो है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है वो कहता है एक इवॉल्व एरिया होता है, और ह्यूमंस में जो है वो इसके बीच में बराबर कनेक्शन भी होते हैं। ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, उनके बीच में कार्पस कैलोसम है जो दोनों के बीच में कनेक्शन को बनाए रखता है, ठीक है। हाल ही में एक स्टडी हुआ, स्टडी में कहा गया यदि हमने मशीनों के अंदर दिमाग डालना शुरू कर दिया ना, मशीनों के अंदर यदि हमने ब्रेन को डालना शुरू कर दिया, हमने इंटेलिजेंस को और बढ़ा दिया, तो मोर इंटेलिजेंट दी मशीन्स, जब उनको कभी कंपटीशन फेस करना होता है ना, तो वो मोर इंटेलिजेंट मशीन जो होती हैं वो क्या कर रही हैं, वो हिंसा का सामना कर रही हैं, वो जो है वो वायलेंस का इस्तेमाल कर रही हैं। एक जो है रिसर्च हुआ कैलिफोर्निया के अंदर, उन्होंने कहा कि उन्होंने जो है वो कुछ मशीन वर्सेस ह्यूमन बीइंग्स का उन्होंने कुछ प्रोग्राम तैयार किया और उसको रन किया। उन्होंने देखा कि जो मशीन कंट्रोल, एक तरफ तो ह्यूमन कंट्रोल प्रोग्राम था, तो ह्यूमन कंट्रोल और लक्ष्य क्या, टारगेट क्या था, टारगेट सुनिए कहानी, मजा आएगा आपको सुनकर के। टारगेट ये था कि कुछ एप्पल्स रखे गए कहीं पर गेम के अंदर, कुछ एप्पल्स रखे गए, और उन एप्पल्स में से मैक्सिमम एप्पल, यानी कई जगह पर एप्पल बिखरे हुए थे, तो ह्यूमन एक तरफ तो एक उस गेम का एक हिस्सा ह्यूमन रन कर रहा है, दूसरा हिस्सा जो है रन कर रहा है कौन, मशीन रन कर रहा है। दोनों को जो है वो गेम कॉम्पीट कराया गया कि उन में से कौन मैक्सिमम एप्पल लेकर जो है वो टॉप पर पहुंचेगा, ठीक है,
कौन मैक्सिमम एप्पल कलेक्ट करेगा। और दोनों को एक एक फैसिलिटी दी गई, दोनों को जो है वो 5-5 जो है वो गोलियां दी गई कि जब कभी सामने अपोनेंट आ जाएगा तो आप उसे गोली मारकर आप उसको कुछ सेकंड के लिए उसे आप ऑफ कर सकते हैं, और आप एप्पल जो है वो पकड़ मैक्सिमम एप्पल आप ट्रैप कर सकते हैं। तो जब ह्यूमन और मशीन में कंपटीशन किया गया तो मशीन ने क्या किया, मशीन ने जितनी बार मशीन ने के सामने अपोनेंट आया उतनी बार मशीन ने तुरंत गोली चला दी, उसने सोचा भी नहीं। जबकि ह्यूमन बीइंग ने सोचा कि वो हाइड करके एप्पल चुरा देगा, मनुष्य ने क्या सोचा कि मेरे पास 5 गोली है, 5 गोली मुझे बर्बाद नहीं करनी है। ठीक है, मशीन ने क्या सोचा कि 5 गोली है, जितना जल्दी इन गोली को इस्तेमाल करो और एप्पल लेके आगे बढ़ो। ठीक है, तो मशीन की और ह्यूमन की सोच में फर्क है। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि इस अनुसंधान से मालूम चल रहा है कि आने वाले समय में मशीनें हिंसक हो सकती है, मशीनें जो है वॉयलेंट हो सकती है, यदि मशीनों को हमने जो है वो इंटेलिजेंस का लेवल उनका और बढ़ाया। के वक्त बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन एक आप बोलोगे सर यहां पर इतना बड़ा लंबा जिक्र क्यों किया, क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं रैशनल थॉट प्रोसेस के। हमारा ब्रेन कितना इंटेलिजेंट है कि वो कभी भी डिसीजन लेता है तो वो बहुत सारे रिजल्ट्स देखता है उसके, कि ऐसा करने पर यदि मुझे तात्कालिक फायदा होगा तो उसके लॉन्ग टर्म नुकसान ये होंगे। मशीन कभी भी लॉन्ग टर्म नुकसान के बारे में नहीं सोचती है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ह्यूमन ब्रेन जो है इट इज वन ऑफ दी मोस्ट वंडरफुल मशीन के जो कई सारे परिणामों को एक साथ कैलकुलेट कर फिर वो डिसीजन लेती है। के और आपको बता दूं मैं कि मैं तो मेडिकल में पढ़ा हूं, मैं डॉक्टर हूं, तो मैंने जो है वो फर्स्ट ईयर में ड्यूरिंग डिसेक्शन मैंने ब्रेन को भी हाथ में लेके देखा हुआ है। और आपको बता दूं मैं ब्रेन का हम लोग डिसेक्शन भी किए हुए, और एकमात्र ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी में जिसके बारे में आपको कुछ भी ज्यादा केवल ये एरिया होता है, ये हिस्सा वैसा होता है, ये गायरा, ये सलकाई और ये आर्टरियल सप्लाई, इसके अलावा आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है आपको ब्रेन में। ठीक है, ब्रेन के अंदर जो सर्किट्स हैं वो अपने आप में यूनिक है। के और आज भी वैज्ञानिक जो है वो वैज्ञानिक क्या पहचान लिए, साइंटिस्ट ब्रेन के अलग अलग हिस्से पहचान लिए, इस हिस्से में चोट लगेगी तो ये होगा, काम करना बंद कर देगा, इस हिस्से में ये सूचना है, लेकिन वो सूचनाएं कैसे हैं, कैसे प्रोसेस हो रही है, कैसे, बहुत सारी जानकारी अभी भी हमारे पास में नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि मनुष्य का ब्रेन मोस्ट कॉम्प्लेक्स चीजों में से एक है। तो देखिए आपके ब्रेन में आप देख रहे हैं आपको सेरिब्रम दिखाई पड़ रहा है, और जो चारों ओर से जो थैलेमस को पूरे चारों ओर से वो घेरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। थैलेमस दिखाई पड़ रहा है आपको, हाइपोथैलेमस दिखाई पड़ रहा है आपको। देन आप क्या देख रहे हो कि थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम देख रहे हैं, देन आप सेरिबेलम देख रहे हैं, पीछे बैक साइड में सेरिबेलम दिखाई पड़ रहा है, ब्रेन स्टेम दिखाई पड़ रहा है आपको, और स्पाइनल कॉर्ड दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, क्लियर। और हमारा जो ब्रेन है उस ब्रेन में भी सबसे आगे वाले हिस्से को हम फ्रंटल लोब कहते हैं। ठीक है बेटा, और उसके बाद जो साइड में होते हैं वो पैराइटल लोब है, ऑक्सीपिटल लोब पीछे वाला हिस्सा ऑक्सीपिटल लोब है, और नीचे वाला जो है वो हमको जो है वो टेम्पोरल लोब दिखाई पड़ता है। ये जो लोब है ना बेटा, ये याद रखना आप, ठीक है ना, मार्किंग इसकी जो है वो, इसकी मार्किंग जो है वो इंपॉर्टेंट मार्किंग है इसकी। ठीक है, तो मैंने कहा ये फ्रंटल लोब है, पैराइटल लोब है, ऑक्सीपिटल लोब है, और ये टेम्पोरल लोब है। ठीक है, क्लियर। अब इंपॉर्टेंट सी बात ये कि जो आपका सेरिब्रम है, जो आपके ब्रेन का सेरिब्रम है, वो क्या काम करता है। सेरिब्रम इज फॉर टच, जो आप स्पर्श को जो महसूस करते हो, कोई छूता है आपको पता चल जाता है कि टच के लिए, आपके देखने के लिए विजन के लिए, आपके सुनने के लिए हियरिंग के लिए, आपके बोलने के लिए, रीजन किसी चीज से का निष्कर्ष निकालने के लिए, रीजनिंग के लिए, आपके इमोशंस के लिए, कि हम भावुक होते हैं कई बार हमारे जो है, मैंने कहा ना आपसे कि मशीन ने गोली चलाने के पहले नहीं सोचा, इंसान ने सोचा कि नहीं यार गोली के ऊपर खराब करें हम, या हम ऐसे भी जीत सकते हैं। तो जो इमोशंस है, जो फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए, वो भी सेरेब्रल के कॉर्टेक्स में होती है। कि फिर लर्निंग जो हम सीखते हैं वो भी सेरेब्रम में होता है। कि फाइन कंट्रोल जो होते हैं, जो पेंटिंग करते हैं, जो हम जो है तमाम तरीके से हम जो है वो आर्टिस्टिक एक्टिविटी करते हैं, उसमें भी जो है सेरेब्रम इन्वॉल्व होता है। तो मतलब मोस्ट ऑफ दी फंक्शन जो एकदम हाईली डिफाइंड है और हाईली इवॉल्व फंक्शन है, जो ह्यूमन बीइंग्स में हमको देखने मिलते हैं, उसके लिए सेरिब्रम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। के फिर बात करते हैं सेरिबेलम की। सेरिबेलम का काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करता है। सेरिबेलम जो होता है बॉडी पोस्चर को मेंटेन रखता है, बॉडी का बैलेंस बनाए रखता है। के हम जैसे खड़े हैं, चल रहे हैं एक लाइन में, तो बॉडी का बैलेंस बनाए रखने में याद रखना कि यहां पर सेरिबेलम प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। के ये इंपॉर्टेंट है, गलती कर बैठते हैं हम। ठीक है, सेरिबेलम प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन दी जो है मसल के जो कॉन्ट्रैक्शन के मसल के जो मूवमेंट्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन करना, वो सेरिबेलम का काम है। के और ये बॉडी पोस्चर को मेंटेन करना और बॉडी को बैलेंस बनाए रखना, ये भी सेरिबेलम के काम है। के फिर बात करते हैं हम ब्रेन स्टेम की, बात करते हैं हम। के ब्रेन स्टेम क्या होता है बेटा, हम कहते हैं कि इट रिले
ये वास्तव में क्या है, इट रिले सेंटर कनेक्टिंग द सेरिब्रम एंड सेरिबेलम टू द स्पाइनल कॉर्ड के। तो ब्रेन स्टेम क्या करता है बेटा, ये इस जो है वो सेरिब्रम और सेरिबेलम को स्पाइनल कॉर्ड से वो कनेक्ट करता है के। तो ब्रेन स्टेम एक्चुअली ब्रेन का निचला हिस्सा जो स्पाइनल कॉर्ड से सीधा जुड़ा होता है उसे हम ब्रेन स्टेम कहते हैं के। और इस ब्रेन स्टेम में कई बड़ी इंपॉर्टेंट इन चीजें होती है, जैसे कि हमने आपसे कहा कि ब्रेन स्टेम आपकी सांस लेने को कंट्रोल करता है, ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है, आपके हार्ट रेट पर इसका असर डालता है कि आपकी जो है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, आपके सोने और जगने की साइकिल का कंट्रोल करता है, डाइजेशन हुआ, छींक आना हुआ, खांसी आना हुआ, वॉमिटिंग हुआ, ठीक है, निगलना हुआ फूड को, ये सब कुछ ब्रेन स्टेम से कंट्रोल होता है। ठीक है, क्लियर? ब्रेन स्टेम इज दी वन ऑफ द वेरी वेरी वाइटल पार्ट इन दी ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, कुछ बड़े अमेजिंग फैक्ट हैं ब्रेन के बारे में जो हमको मालूम होना चाहिए। नंबर 1, मैंने आपसे कहा कि द ब्रेन इज एन एनर्जी हॉग, मतलब ब्रेन जो होता है बड़े पैमाने पर ऊर्जा का इस्तेमाल करता है और उसको लगातार ग्लूकोज की सप्लाई चाहिए होती है। इसलिए कभी जब बॉडी में ग्लूकोज कम होता है तो आदमी को चक्कर आता है। चक्कर आने के पीछे कारण क्या होता है उसका, कि उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ब्रेन की पूरी नहीं होती, तो ब्रेन धीमे धीमे शट ऑफ होने लगता है, धीमे धीमे वो स्लो डाउन होने लगता है। तो आप ये देखेंगे कि जो है ब्रेन का जो बॉडी वेट है, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग बात करें तो ब्रेन का जो बॉडी वेट है वो हार्डली 2% है, हार्डली 2% बॉडी वेट है। और ये जबकि यदि आप देखें तो 25% जो शुगर है बॉडी में, जो भी शुगर जो है 25% जो उस शुगर का 25% ब्रेन अकेला इस्तेमाल करता है। और जो भी ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जा रही है उस ऑक्सीजन का 20% अकेला ब्रेन यूज करता है। मतलब ब्रेन इज कंज्यूमिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द ग्लूकोज के। तो आपकी बॉडी में जितना भी फूड है उसका 25% ब्रेन इस्तेमाल करता है काट के, और आपका जो है वो 20% जो है वो ऑक्सीजन जो बॉडी में आ रही है वो ब्रेन उसका यूज करता है। ठीक है, क्लियर? अब आपने देखा होगा हम अपने आप को खुद को गुदगुदी नहीं लगा सकते। हमके यदि हम चाहें ना खुद को गुदगुदी लगाना, टिकल करना, तो अपने आप को खुद को टिकल हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपका सेरिबेलम जो है वो आपको अलाउ नहीं करता है कि आप खुद को गुदगुदी लगा के महसूस कर पाए। आपके दूसरा कोई लगाएगा, यदि दूसरे किसी ने आपके पैर के निचले हिस्से पे, तलुए पे हाथ लगाया या पेट पे आता है। बचपन में देखा था, बचपन में कोई मिलने आता था, घर में मेहमान आया तो खिलाते खिलाते छोटे थे के, तो वो ऐसे गुदगुदी लगाते बच्चों को के। आप भी लगाते हो कई छोटे छोटे बच्चों को, तो वो बच्चे महसूस क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वो आपने लगाया के। खुद आदमी खुद को टिकल नहीं कर सकता ड्यू टू दी सेरिबेलम। आपके जो सपने हैं, जो ड्रीम्स है, आज भी एक मिस्ट्री है। वैज्ञानिक सिर्फ इतना जान पाए हैं कि आपके जो ड्रीम्स हैं वो मेमोरी को प्रोसेस करने का तरीका है के, एंड ड्रीम्स आर ए वे टू प्रोसेस द मेमोरी के। आपकी मेमोरी को रीअरेंज करने का तरीका इतना वैज्ञानिक जान पाए हैं। और स्लीप साइकिल, जब भी आप सोते हैं तो आपके 90 मिनट के कई सारे स्लीप साइकिल होते हैं, उसमें से आप तकरीबन 20 मिनट जो है सपने देखते हैं, रैपिड आई मूवमेंट का होता है, 70 मिनट आप डीप स्लीप में होते हैं। इसलिए आपके सपने, आपको लगता है कि आपने रात भर सपना देखा है, लेकिन सपने अलग अलग हिस्सों में होते हैं, क्योंकि आपने 20 मिनट का एक पार्ट देखा था कुछ और, अगले 20 मिनट का दूसरा पार्ट देखेंगे कुछ और आपके। यानी 90 मिनट के स्लीप साइकिल में 20 मिनट आपने ड्रीम देखा, रैपिड आई आपकी मूवमेंट की, उसके बाद 70 मिनट आप गहरी सांस नींद में चले गए। फिर अगला स्लीप साइकिल शुरू हुआ, 20 मिनट फिर आपने ड्रीम देखा, तो ये पहला वाला ड्रीम और दूसरा ड्रीम अलग अलग हो सकता है। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे सपनों में कोई भी कनेक्शन कई बार हमको नहीं दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो आपके ड्रीम आज भी जो है वो एक मिस्ट्री बना हुआ है। और इंटरेस्टिंग बात ये कि ब्रेन में जो है, ब्रेन के अंदर जो है पेन रिसेप्टर्स नहीं होते हैं। तो याद रखिए, जैसे ब्रेन पूरी बॉडी का पेन, पूरी बॉडी में जो दर्द है उसको ब्रेन सेंस कर सकता है, लेकिन ब्रेन के पास खुद के पास पेन रिसेप्टर्स नहीं होते हैं। द ऑर्गन play a role in of detecting and processing pain from any other part of the body except in itself. Okay, please note that that the scalp that protect your brain tissue do not do have the pen receptor. क्या देखिए, आपका जो स्काल्प है इसमें कुछ चुभाएंगे तो मालूम चलेगा, यहां पर पेन रिसेप्टर होगी, स्किन का डर्मिस वाला हिस्सा है, एपिडर्मिस वाला हिस्सा है, यहां से मालूम चलेगा, लेकिन डीप इन द ब्रेन के अंदरूनी हिस्से में जो है पेन रिसेप्टर्स नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए, तो कुल मिलाकर हमें एक बात समझ में आई कि दिस इज वन ऑफ दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, तो एनसीईआरटी में क्या लिखा बेटा, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम द ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। जैसे हमारे कंप्यूटर में सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, इसी ब्रेन हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां पर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होता है। यानी पूरी बॉडी का कमांड और कंट्रोल सिस्टम जो है ब्रेन में सेट होता है। तो ब्रेन कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग के, वो सब कुछ कंट्रोल करता है। ठीक है ना, इट कंट्रोल्स द वॉलेंट्री मूवमेंट्स, बैलेंस ऑफ द बॉडी,
फंक्शनिंग ऑफ द वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन, लंग्स हुआ, हार्ट हुआ, किडनी हुआ, थर्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर का रेगुलेशन करना हुआ, भूख का लगना हुआ, प्यास का लगना हुआ, ठीक है, और वो कब सोना है, कब उठना है, सर्केडियन रिदम बॉडी की, कब नींद आना चाहिए, कब उठना चाहिए, वो कंट्रोल करता है, ठीक है। कई सारी एंडोक्राइन एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है और ह्यूमन बिहेवियर का भी ये कंट्रोल करता है। जो आपकी कॉन्शियसनेस है उसको सेल्फ कॉन्शियसनेस में बदलने का काम भी जो है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन का होता है, ठीक है, कि आप अपने प्रति अवेयर रहते हैं, आप अपने बारे में सोच सकते हैं, दूसरे के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका ब्रेन है वो सेंट्रल कमांड देने वाली यूनिट है और वो आपके कई सारे वॉलंटरी मूवमेंट, जो भी आपको मूवमेंट करने हैं, डिसाइड करते हैं आप मूवमेंट के बारे में, वो आप इससे करते हैं। बॉडी का बैलेंस बनाए रखते हैं। आपके जितने भी वाइटल ऑर्गन्स है, हार्ट हुआ, लंग्स हुआ, किडनी हुआ, वो भी उसके फंक्शनिंग को ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है। याद रखिएगा, आप वॉलंटरी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका इनवॉलंटरी सिस्टम जो है वो काम कर रहा होता है। थर्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर को रेगुलेट करना, हंगर को, भूख को, प्यास को, के बॉडी के सर्केडियन रिदम को मेंटेन करना, सब काम ब्रेन का होता है। और इट इज ऑल्सो द साइट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ द विजन। आप देख पाते हैं, हियरिंग सुन पाते हैं, बोल पाते हैं, याद रख पाते हैं, बुद्धिमान हैं आप, इंटेलिजेंट हैं, आपके इमोशंस हैं, आपके जो है वो थॉट है, आपके एक विचार हैं, वो सब कुछ जो है ब्रेन के कारण ही है, ठीक है। जो मैं सोचता हूं, जो मैं बोलता हूं, जो मैं कहना चाहता हूं, जैसे मैं एक्सप्रेस करता हूं, इसके पीछे कारण वो है मेरा अपना मस्तिष्क, ब्रेन के। तो बात इतनी सी है कि हमारा जो ब्रेन है वो इट्स लाइक ए लर्निंग मशीन। जब आप कोई नया कंप्यूटर लेके आते हैं, कि आप घर में कोई नया कंप्यूटर लेके आते हैं, तो नए कंप्यूटर में आप सॉफ्टवेयर डालते हैं, प्रोग्राम डालते हैं, फिर जो भी आप काम करते हैं उस काम को आप सेव करते हो जाते हैं। तो कई बार से मैं नया कंप्यूटर लेके आया, मैंने उस पर काम करना शुरू किया, कुछ दिनों के बाद कंप्यूटर की मेमोरी फुल होने लगी, मैंने पुरानी फाइल, जो फाइल किसी काम की नहीं थी, उन फाइल को मैंने डिलीट कर दिया। सुनिए बात ध्यान से, बड़े पते की बात बोला उनके, मैंने पुरानी फाइल जो अभी काम की थी उनको मैंने डिलीट मार दिया। फिर मैंने देखा कुछ ऐसे वीडियो थे जिनको मैंने प्रोसेस नहीं किया, कर चुका था ऑलरेडी, फाइनल कॉपी में कन्वर्ट हो चुके थे, तो वो जो रॉ वीडियो थे उनको भी हटा दिया। मैंने अपने कंप्यूटर की मेमोरी बढ़ा ली वापस से, ठीक है। मोबाइल फोन में होता है कि हमारे बहुत सारे फोटो हो गए होते हैं, बहुत सारे वीडियो सेव हो गए होते हैं, तो पुराने वीडियो हटा देते हैं हम, जो काम के नहीं वो भी हटा देते हैं हमके। ऐसे ऐप जो हमने डाउनलोड कर लिए पर किसी काम के नहीं, उनको भी हम हटा देते हैं। समय समय पर हम मोबाइल की सफाई करते रहते हैं सॉफ्टवेयर के लेवल पे, है ना। तो आपका जो ब्रेन है ना बेटा, वो भी ऐसे कि यदि आप अपनी पुरानी यादों को सहज कर बैठे हैं, पुराने दुख दर्द को भी सहज कर बैठे हैं, रोज आप याद करते हैं, रोज दुखी होते हैं उसको लेकर के, या आप जो है दूसरे कई सारे कामों में आप इन्वॉल्व हैं, तो जाहिर सी बात है आपके ब्रेन की मेमोरी का मोस्ट ऑफ द डेटा जो है आपने व्यर्थ की चीजों से भर रखा है। और अब आप पढ़ रहे हैं नर्वस सिस्टम, आप पढ़ रहे हैं नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो वो जाएगा कहां पे? जब डेटा अंदर स्टोर करने जगह ही नहीं होगी तो वो डेटा अंदर जाएगा ही नहीं। तो कई लोग कहते हैं मुझे याद नहीं होता है, मैं भूल जाता हूं, क्योंकि आपने अननेसेसरी का डेटा आपके ब्रेन में इकट्ठा कर रखा है। उसको डिलीट मार दीजिए, उसके बारे में याद मत कीजिए। जब आप चीजों को याद करते हैं, पुरानी चीजों को, तो वो चीजें दिमाग में जगह बनाने लगती हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे सर थोड़ा और ब्रेन के बारे में बात करें क्या हम? तो मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, जिसे हम कहते हैं कि हमारे ब्रेन में कुछ पर्टिकुलर एरिया होता है, जैसे हम कहते हैं ब्रोकाज एरिया है के, वर्निकेज एरिया के। तो हमारे ब्रेन में कई सारे जो है वो एरिया होते हैं, और ये कई सारे जो एरिया होते हैं ये डिफरेंट प्रकार से काम करते हैं। ब्रेन के अंदर भी हमने कई सारे रीजन को आइडेंटिफाई कर लिया जो डिफरेंट प्रकार से काम करते हैं। हमने कहा एक है ब्रोकाज एरिया, दूसरा है वर्निकेज एरिया। अब क्या होता है ब्रोकाज एरिया? ब्रोकाज एरिया का संबंध होता है आपके स्पीच प्रोडक्शन से, वेरी IMP। एनसीईआरटी में डायरेक्टली मेंशन नहीं है कि ब्रोकाज एरिया, कम मेंशन है। ब्रोकाज एरिया इज नोन टू बी डायरेक्टली लिंक्ड टू स्पीच प्रोडक्शन एज वेल एज लैंग्वेज प्रोसेसिंग इन सम केसेस के। देखिए ब्रोकाज एरिया जो ब्रेन का है उसका संबंध किस चीज से? उसका संबंध है आपकी स्पीच के प्रोडक्शन से, आपकी लैंग्वेज को समझने से के। और इसके अलावा जो वर्निकेज एरिया होता है इट फोकसेस मोर ऑन द एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कंप्रेहेंशन ऑफ स्पीच इटसेल्फ के। तो देखिए ब्रोकाज एरिया से आप स्पीच, कोई क्या बोल रहा है, स्पीच को आप प्रोड्यूस कर सकते हैं और आप स्पीच को अंदर जो है वो रिसीव कर सकते हैं। लेकिन वर्निकेज एरिया आप क्या बोला गया है उसको समझने में वर्निकेज एरिया आपकी हेल्प करता है कि मैं जो बोल रहा हूं इस साउंड को, यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति को हिंदी नहीं आती है, वो सुन रहा है, मान लो वो आदमी जो है वो कहां, चाइना से है, चाइना में कोई सुन रहा है तो उसको लग रहा है कि कुछ बोल तो रहा है, आदमी सिग्निफिकेंट बोल रहा होगा, पर क्या बोल रहा है नहीं मालूम हमको, ठीक है। तो ये जो सुन पाना, साउंड को रिसीव कर पाना, साउंड के लेवल फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई करना, ये काम करता है कौन? ये ब्रोकाज एरिया करता है। लेकिन लैंग्वेज को समझने के लिए वर्निकेज एरिया ट्रेंड होता है कि क्या बोला गया है, इस शब्द का मतलब क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यदि बार बार जो है वो हिंदी में बोलता हूं ये मेरी पेंसिल है,
ये मेरी पेंसिल है, तो चाइनीज आदमी समझ जाएगा कि जब भी ये दिखाता मतलब ये पेंसिल चीज है और इसके बारे में कुछ बोल रहा है। तो ये जो कंप्रहेंशन है ना इसका, वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो कहां होता है, वो वर्निकेज एरिया में होती है। देखिए यदि आप ब्रेन में, यदि किसी व्यक्ति के ब्रेन में वर्निकेज एरिया डैमेज होता है तो उसका मतलब है यूर प्रोसेस ऑफ स्पीच हैज द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग सीवियरली डैमेज की। तो आपकी भाषा का जो ज्ञान है, बोलने का जो ज्ञान है, वो आपका ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है व्यक्ति का। ठीक, और जब ब्रोकाज एरिया खत्म होगा तो व्यक्ति स्पीच से जाएगा, वो बोल ही नहीं पाएगा। बोलने के लिए जो टंग मूवमेंट चाहिए वो ब्रोकाज एरिया से कंट्रोल होते हैं। ठीक है, तो बोलना और लैंग्वेज को समझना दो डिफरेंट चीजें में टटके। तो आप देखिए कि ऐसा कनेक्शन जो है वो होता है ब्रेन के अंदर के बिटवीन दी ब्रोकाज एरिया एंड दी वर्निकेज एरिया। तो ब्रोकाज एरिया बेसिकली स्पीच के प्रोडक्शन के लिए है, जो हमारी टंग मूवमेंट है, जो हमारे हम जैसे साउंड को प्रोड्यूस कर उसके लिए है, और वर्निकेज एरिया उस स्पीच को समझने के लिए है कि क्या बोला गया है। ठीक है, इसका मतलब ये हमारे ब्रेन में डिफरेंट एरियाज प्रेजेंट हैं, अलग अलग जगह पर, अलग अलग। जैसे हमने आपसे कहा फॉर एग्जांपल जो मोटर एरिया है ये हमारे सारे के सारे वॉलंटरी कंट्रोल करता है। मोटर एरिया जो होता है वो हमारे जितने भी वॉलंटरी कंट्रोल है, हाथ का मूवमेंट, पैर का मूवमेंट, के किस समय क्या मूवमेंट करना है, ये मोटर एरिया को कंट्रोल करता है। तो ये कंट्रोल करता है वॉलंटरी मसल्स को। फिर सेंसरी एरिया जो होता है वो संवेदी सेंसरी एरिया जो होता है ये स्किन के सेंसेशन को, कि हम स्किन के थ्रू जो है प्रेशर को, पेन को, टेम्परेचर को हम महसूस कर सकते हैं। कि जो फ्रंटल लोब होता है ब्रेन का, इट कंट्रोल द मूवमेंट एंड इट कंट्रोल द मूवमेंट को कंट्रोल करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में रोल प्ले करता है, के कंसंट्रेट करने में रोल प्ले करता है, थिंकिंग में रोल प्ले करता है, सोचने में, के आपका व्यवहार जो है, आपकी पर्सनालिटी, आपका मूड, एवरीथिंग इज कंट्रोल बाय द फ्रंटल लोब। ठीक है, फिर ब्रोकाज एरिया जो है स्पीच का कंट्रोल करता है। टेम्पोरल लोब जो होता है वो आपके सुनने का, हियरिंग का, कि आप सुन पा रहे हैं नहीं सुन पा रहे हैं, आपकी लैंग्वेज और आपकी मेमोरी पर टेम्पर जो है वो टेम्पोरल लोब का भी असर होता है, कि उसे कंट्रोल करता है। ब्रेन स्टेम जो होता है आपके कॉन्शियसनेस को, आप चेतन है, जगे हुए हैं, उसको कंट्रोल करता है। आपकी सांस लेने को, आपके हार्ट रेट को ब्रेन स्टेम जो है अफेक्ट करता है। पैराइटल लोब जो होता है वो आपकी संवेदनशीलता को, आपके सेंसेशन को, कि बॉडी में जो सेंसेशन होते हैं उसको फील करता है। आपकी लैंग्वेज हुआ या आपका परसेप्शन हुआ, बॉडी का अवेयरनेस है कि हमारे बॉडी पे जो है वो कुछ है तो नहीं है, कि आसपास कोई कीड़ा तो नहीं चल रहा हमारे बॉडी के, तो बॉडी का जो अवेयरनेस है उसको भी सेंस करता है। ठीक है, अटेंशन में रोल प्ले करता है पैराइटल लोब के। ऑक्सीपिटल लोब जो होता है वो आपके विजन, देखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कि वर्निकेज एरिया आपका लैंग्वेज कंप्रहेंशन की, जो बोला गया है उसका मतलब क्या है, उसे वर्निकेज एरिया को रिजॉल्व करता है। कि फिर सेरिबेलम जो होता है आपकी बॉडी के पोस्चर को बनाए रखता है, बॉडी के कोऑर्डिनेशन को बनाए। जब आप चलते हैं, चलते समय बॉडी का कोऑर्डिनेशन बनाए रखना काम होता है सेरिबेलम का, बॉडी की बैलेंसिंग का काम होता है सेरिबेलम का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ब्रेन के अलग अलग एरिया कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। के तो हमने कहा कि ब्रोकाज एरिया एंड दी वर्निकेज एरिया के। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके ब्रेन में कई सारे आपको सर्कस दिखाई पड़ते हैं, ऐसे जो है अलग अलग जो ब्रेन के फ्रंटल लोब है, पैराइटल लोब है, जहां भी जुड़ा होगा वहां पर एक आपको खांच दिखाई पड़ेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कस होते हैं, एक उभार, एक हिस्सा दिखाई पड़ा, उसे सर्कस बोलते हैं। तो जो सेंट्रल सर्कस होता है उसे फिशर ऑफ रोलेंडो बोलते हैं, फिशर ऑफ रोलेंडो के। तो फिशर ऑफ रोलेंडो इज द सेंट्रल सर्कस के, यानी जहां पर आप देखें अलग अलग, जब भी लोब ब्रेन के अलग अलग, मैंने कहा फ्रंटल लोब है, पैराइटल लोब है के, तो ये जहां जुड़ते हैं वहां पे जो है हमको एक खांच दिखाई पड़ती है, जो हमको वहां पे एक फिशर दिखाई पड़ता है, उसे क्या बोलते हैं, हम जो है वो सेंट्रल सर्कस जो है हमको दिखाई पड़ता है। बीच में सेंट्रल सर्कस है, फिशर ऑफ रोलेंडो कहते हैं हम। ठीक है, और नीचे तरफ के साइड जो लेटरल सर्कस पे क्या है, लेटरल सर्कस है, इसको हम फिशर ऑफ सिल्वियस कहते हैं। आगे हम दोबारा इस पर बात करेंगे। ठीक है ना, आपका जो ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड विद दी बाय द स्कल। मनुष्य का जो ब्रेन है वो स्कल से वेरी वेल प्रोटेक्टेड होता है। के इनसाइड द स्कल द ब्रेन इज कवर्ड बाय द क्रेनियल मेनिंजेस। याद रखिएगा बेटा, स्कल कहते हैं, हमारा जो बोन का कवर है वो स्कल कहलाता है, क्रेनियम वॉल्ट कहते हैं के। तो हम देखते हैं कि स्कल के अंदर ब्रेन को कवर करने वाली जो कवरिंग होती है उन्हें हम क्रेनियल मेनिंजेस बोलते हैं। के यानी जो कवरिंग, जो ब्रेन को कवर करने वाली जो लेयर होती है हम क्रेनियल मेनिंजेस बोलते हैं। तो मेनिंजेस क्या होती है बेटा, बेसिकली ये ब्रेन को कवर करने वाली लेयर है, ब्रेन कवरिंग्स होती है, ब्रेन की कवरिंग्स होती है के, जिनमें जो कि 3 लेयर में होती है। आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, ड्यूरामीटर, आउटर लेयर को ड्यूरामीटर बोलते हैं, बीच वाली लेयर को हम जो है एरेक्नॉइड बोलते हैं, और अंदर वाली लेयर को हम बोलते हैं पायामीटर कहते हैं। तो याद रखना बेटा, सीक्वेंस याद रखना के। ठीक है, जो दूर वाली है ड्यूरामीटर के, दूर वाली जो है वो ड्यूरामीटर है। ठीक है ना, पास वाली जो है पायामीटर है के। ठीक, पास वाली पायामीटर, दूर वाली ड्यूरामीटर और बीच वाली एरेक्नॉइड होती है। ठीक है,
तो ह्यूमन स्कल में यदि आप देखेंगे तो ह्यूमन स्कल के अंदर ब्रेन होता है, तो ब्रेन के चारों तरफ 3 कवरिंग होती है बेटा। दूर वाली ड्यूरामेटर है, पास वाली पायामेटर है और बीच में एरेक्नॉइड होती है। ठीक है, क्लियर। तो मैंने क्या कहा इसमें, क्या लिखा हुआ इसमें, कंसिस्ट ऑफ आउटर लेयर ड्यूरामेटर, ए वेरी थिन मिडिल लेयर एरेक्नॉइड एंड इनर लेयर विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द ब्रेन टिश्यू के सीधे संपर्क में होती है, उसे हम पायामेटर कहते हैं। क्लियर। इमेज को जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां पे आप देख रहे हैं आप द 3 लेयर्स ऑफ द क्रेनियल मेनिंजेस, ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड मेटर एंड पायामेटर के। ठीक है, दिख रहे हैं आप, ड्यूरामेटर, एंडोस्टियल लेयर मतलब होता है कि बोनी केज के ठीक अंदर वाले के, एंडोस्टियल मतलब होता है बोनी केज के ठीक अंदर वाले लेयर के। और आप देख रहे हैं कि ड्यूरामेटर जो है एंडोस्टियल लेयर होती है, इसमें बीच में ड्यूरल साइनस होगा इसमें, और जो है मेनिंजियल लेयर है इसके मतलब इस लेयर के अंदर भी आपको ड्यूरामेटर के अंदर भी 2 हिस्से देखने मिलेंगे। बाहर वाला हिस्सा इसका जो है वो एंडोस्टियल लेयर कहलाएगा, अंदर वाला इसका मेनिंजियल लेयर कहलाएगा। तो ड्यूरामेटर का जो हिस्सा बोन से लगा होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एंडोस्टियल लेयर बोलेंगे, और ड्यूरामेटर का जो हिस्सा जो है वो एरेक्नॉइड से लगा होगा उसे बोलेंगे मेनिंजियल लेयर बोलेंगे से हम। ठीक है, फिर एरेक्नॉइड मेटर में एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन होगा, और एक जो है वो इसमें आपको सब एरेक्नॉइड स्पेस जो है वो एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन है। इसमें क्या होगा, आपको मिडिल लेयर में आपको पतली सी लेयर होगी, जहां पे आपको एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन देखने मिलेगी, थिन मेम्ब्रेन के रूप में होगी, और एक सब एरेक्नॉइड स्पेस भी आपको देखने मिलेगा। ठीक है, पायामेटर जो होता है ये इट इज बाउंड टू द सरफेस ऑफ द ब्रेन की सरफेस से जुड़ा होता है, और इसमें आपको एस्ट्रोसाइट सेल देखने मिलती हैं। पायामेटर में आपको एस्ट्रोसाइट सेल आपको देखने मिलेंगी जो इनरमोस्ट लेयर होती है। ठीक है, देखिए स्किन एक एक कर देखिए, स्किन ऑफ द स्काल्प, स्काल्प का स्किन देख रहे हैं, स्किन के ठीक नीचे आपको दिखाई पड़ रहा है पेरियोस्टियम, और पेरियोस्टियम के नीचे दिखाई पड़ रहा है आपको बोन ऑफ द स्कल, स्कल की आपको जो है बोन दिखाई पड़ रही है। फिर आप देख रहे हैं ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर में आउटसाइड बाहर तरफ पेरियोस्टियल लेयर है और अंदर तरफ मेनिंजियल लेयर है। फिर आप क्या देख रहे हैं कि आपको सब ड्यूरल स्पेस दिखाई पड़ रहा है। सब ड्यूरल स्पेस जो होता है वो एरेक्नॉइड और ड्यूरामेटर के बीच में होता है। भूलना नहीं के, सब ड्यूरल स्पेस जो होता है, कौन सा स्पेस कहां पाया जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। सब ड्यूरल स्पेस जो होता है वो ड्यूरामेटर और एरेक्नॉइड के बीच में होता है बेटा। फिर एरेक्नॉइड और पायामेटर के बीच में आपको सब एरेक्नॉइड स्पेस देखने मिलेगा। एरेक्नॉइड और पायामेटर के बीच में आपको सब एरेक्नॉइड स्पेस देखने मिलेगा, और पायामेटर से अंदर क्या होगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स आपको देखने मिलेगा। क्लियर। ठीक है, देखिए स्किन है, ये पेरियोस्टियम है, ठीक है, बोन है ये इसका, और ये आप देख रहे हैं ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड एंड पायामेटर आपको ये दिखाई पड़ रहा है। ठीक है ना, क्लियर। ठीक है, द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3। अब ह्यूमन ब्रेन को हम देखते हैं, तो ये तो हमने बात की कि बाहर से कवर किस तरह का होता है। फिर ब्रेन को हम 3 मेजर हिस्सों में बांटते हैं। एक होता है बेटा फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, और दी हिंड ब्रेन, पश्चिम मस्तिष्क। क्या याद रखना बेटा, ब्रेन का जो फोर ब्रेन है, जो अग्र मस्तिष्क है, उसमें 3 हिस्से शामिल हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस के। फोर ब्रेन के अंदर आपको 3 हिस्से दिखाई पड़ रहे हैं बेटा, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस के। जबकि हिंड ब्रेन को आप देखेंगे तो पश्चिम मस्तिष्क में आपको दिखाई पड़ेगा बेटा, क्या आपको दिखाई पड़ेगा, पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा, और जो है वो सेरिबेलम आपको जो है वो कहां दिखाई पड़ेंगे, हिंड ब्रेन में दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, मिड ब्रेन सेंट्रल वाला पार्ट होता है इसमें। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो हम क्या देख रहे हैं, एनसीईआरटी का फिगर, वेरी वेरी आईएमपी के, ये लेवलिंग के लिए बेटा एग्जाम में आता है। ठीक है, तो हम एनसीईआरटी का फिगर 21.4 देख रहे हैं हम। ठीक है, इसमें हमने देखा कि हमें फोर ब्रेन में क्या शामिल है, देखिए ये है फोर ब्रेन में सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस दिखाई पड़ रहा है आपको। के ये आप सेरिब्रल हेमिस्फीयर को देख रहे हो, दोनों लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ने वाला कनेक्टिव हिस्सा कहलाता है कार्पस कैलोसम, जो मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक होता है। कार्पस कैलोसम मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, क्लियर, दिखाई पड़ रहा है आपको। फिर आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो फिर जो है वो हिंड ब्रेन पश्चिम मस्तिष्क में क्या शामिल है, हिंड ब्रेन में शामिल है पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला शामिल है के हिंड ब्रेन में। के मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन को मिलाकर बोलते हैं हम ब्रेन स्टेम। ये जो लेवलिंग है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन भी है एमसीक्यू के। तो हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन के पश्चिम मस्तिष्क को और मध्य मस्तिष्क को मिलाकर हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। के क्लियर। फिर आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, आपको जो है वो सेरिब्रल एक्वाडक्ट। अब सेरिब्रल एक्वाडक्ट का क्या सिग्निफिकेंस है, हम आगे बात करेंगे इस पर। ठीक है, तो देखिए कुल मिलाकर हमें समझ में आया कि फोर ब्रेन में सेरिब्रम,
थैलेमस और हाइपोथैलेमस शामिल हैं, ठीक है। हिंड ब्रेन में आपका पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा और सेरिबेलम शामिल है, और एक होता है मिड ब्रेन। क्लियर? कोई डाउट इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं फोर ब्रेन पे। द फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सबसे कॉमन एमसीक्यू है ये, एक बड़ा कॉमन एमसीक्यू, क्या शामिल होता है इसमें, ठीक है ना, ठीक है। और ये आपको बता दूं के नर्वस सिस्टम पर जो एग्जाम में एमसीक्यू पूछे जाते हैं ना, ये बहुत कठिन नहीं पूछे जाते, आपसे इंफॉर्मेटिव एमसीक्यू पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत घबराने की जरूरत नहीं है बेटा इसमें, ठीक है ना। सेरिब्रम जो होता है वो ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है, वेरी कॉमन एमसीक्यू अगेन के, ये सब एमसीक्यू बन के ऑलरेडी एग्जाम में पूछा चुके हैं, ठीक है ना। सेरिब्रम सबसे बड़ा भाग होता है, क्लियर। चलिए देख रहे हैं आप, फोर ब्रेन देख रहे हैं आप। फोर ब्रेन में आपको सेरिब्रल कॉर्टेक्स दिखाई पड़ रहा है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस दिखाई पड़ रहा है आपको, और दोनों तरफ के सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ने वाला कार्पस कैलोसम होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो लेवलिंग एकदम दिमाग में रहना चाहिए बेटा, ठीक है। देखो भाई, जो थैलेमस के नीचे है वो हाइपोथैलेमस है, तो थैलेमस हमेशा ऊपर होगा, हाइपो मतलब उसके नीचे वाला हाइपोथैलेमस होगा, ठीक है, ठीक है। अब फोर ब्रेन में हम दो हिस्से और देखते हैं, हम देखते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं। तो ये केवल फर्क है टर्मिनोलॉजी, ये फर्क केवल बेटा टर्मिनोलॉजी का के थैलेमस और हाइपोथैलेमस को मिलाकर हम बोलते हैं डायेनसेफेलॉन के, थैलेमस और हाइपोथैलेमस को मिलाकर हम डायेनसेफेलॉन बोलते हैं, सेरिब्रल एरिया को हम टीलेनसेफेलॉन बोलते हैं। तो टीलेनसेफेलॉन और डायेनसेफेलॉन के मिलने पर फोर ब्रेन बनता है। मिड ब्रेन को हम मीजेनसेफेलॉन भी कहते हैं, और हिंड ब्रेन को बेटा हम जो है वो मेटेनसेफेलॉन और जो है वो माइलेनोसेफेलॉन से ये बना होता है। तो ये टर्मिनोलॉजी, ये केवल जो है वो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है फॉर जिपमर एंड एम्स, याद रखिएगा आप, ठीक है, क्लियर। ए डीप क्लेफ्ट डिवाइड द सेरिब्रम लॉन्गिट्यूडली इनटू टू हाफ, एक होता है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दूसरा होता है राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के। तो आपका जो सेरिब्रल एरिया होता है उसके बीच में एक गहरी खांच होती है जो उसे दो हिस्सों में बांटती है, और हम क्या बोलते हैं उसे, राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं के। द हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय ए ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर कॉल्ड द कार्पस कैलोसम, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैमल्स के, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल्स, ठीक है, ठीक है। कार्पस कैलोसम जो दोनों होता है लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को आपस में जोड़ने वाला ट्रैक ऑफ नर्व, एंड एक्चुअली में कार्पस कैलोसम होता क्या है, इट इज बेसिकली ए ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर, नर्व फाइबर का एक जाल होता है जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर से कनेक्ट करता है, और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर से कनेक्ट करता है, क्लियर। The layer of cells which cover the cerebral hemisphere is called the cerebral cortex and is thrown into the prominent fold के। अब आप बोलोगे सर ये cerebral cortex में ऐसे फोल्ड, इतने सारे फोल्ड क्यों होते हैं? सिंपल सी बात है कि कम जगह में मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन को एकोमोडेट करने की कोशिश की गई है, इसलिए उसमें ऐसे फोल्ड उसमें आते हैं। तो इन फोल्ड्स के होने से ओवरऑल सरफेस एरिया ब्रेन का बढ़ जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उसका सबसे बाहर वाला जो लेयर ऑफ सेल होता है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को बनाता है, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स में आपको कई सारे फोल्ड देखने मिलते हैं, देख रहे हैं आपके। तो आपको ये लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर दिखाई पड़ रहा है आपको, और आप देखो सरफेस पे कई सारे फोल्ड दिखाई पड़ रहे हैं, और ये फोल्ड जो होते हैं, ये फोल्ड जो है वो कुल मिलाकर सेरिब्रल कॉर्टेक्स का जो है सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, ठीक है। देख रहे हैं आप लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर दिखाई पड़ रहा है आपको, और दोनों के को कनेक्ट करने वाला आप देख रहे हैं ट्रैक्ट ऑफ फाइबर आपको दिखाई, ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर आपको दिखाई पड़ रहा है, उसे क्या बोला आपने, उसे बोला आपने कार्पस कैलोसम, ठीक है ना, क्लियर है ना। और फिर देख रहे हैं आप थैलेमस और हाइपोथैलेमस आपको दिखाई पड़ रहा है, देख रहे हैं थैलेमस है, ठीक। तो आप जो ब्रेन है उस ब्रेन के लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर डिफरेंट प्रकार से काम करते हैं, क्लियर। जैसे आप देख, एक बात क्लियर कर दूं कि आपका बॉडी का जो लोग राइट हैंडर हैं, जो लोग राइट हैंडेड हैं, जैसे मैं राइट हैंडेड हूं, मैं लिखता भी राइट हैंड से हूं, बैटिंग भी राइट साइड से करता हूं, क्रिकेट खेलता हूं बैटिंग भी राइट हैंड से करता हूं, बॉलिंग करना होगा तो भी मैं राइट हैंड का इस्तेमाल करूंगा, मतलब आई एम बेसिकली राइट हैंडर पर्सन, ठीक है। मेरा छोटा भाई जो है वो लेफ्ट हैंडेड के, मेरा छोटा भाई जो मिकी है वो लॉयर है, वकील है, तो वो लेफ्ट हैंड के क्रिकेट खेलेगा, लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करेगा, बॉल डालेगा लेफ्ट हैंड से बॉल डालेगा, तो वो लेफ्ट हैंडर है। तो कई लोग आपको मिले, और कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जैसे कि मेरा एक को-ब्रदर सतीश, वो दोनों हाथ से वो लिख सकते हैं, दोनों हाथ से वो पेंटिंग बना सकते हैं, दोनों हाथ से वो काम कर सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट है वो क्या है,
उनके ब्रेन के दोनों हिस्से इवॉल्व हैं। एक्चुअली होता क्या है, जो लोग राइट हैंडेड होते हैं, उनके ब्रेन का लेफ्ट वाला हिस्सा अधिक प्रोमिनेंट होता है। ठीक है, तो जो राइट हैंडेड व्यक्ति होता है उनका लेफ्ट वाला हिस्सा अधिक प्रोमिनेंट होता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक जो ट्रैक ऑफ फाइबर है ना, वो क्रॉस करता है एक जगह पे, राइट का लेफ्ट पहुंच जाता है और लेफ्ट का राइट पहुंच जाता है। ठीक है, अब ये क्या होता है हम आगे नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अभी इतना समझ लीजिए आपकी आपके ब्रेन में जो राइट हैंड लोग होते हैं उनका ट्रैक्ट ऑफ फाइबर पास होकर लेफ्ट साइड पहुंचता है और लेफ्ट वाले का राइट साइड पहुंचता है। ठीक है, तो जो लेफ्ट हैंडेड लोग होते हैं उनके ब्रेन का राइट वाला हिस्सा अधिक प्रोमिनेंट होता है और जो राइट हैंडेड लोग होते हैं उनके ब्रेन का लेफ्ट वाला हिस्सा अधिक प्रोमिनेंट होता है। और जो लोग दोनों हाथ से लिख सकते हैं, दोनों तरफ से बैटिंग कर सकते हैं, दोनों हाथ का इक्वल इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके ब्रेन के दोनों हिस्से समान रूप से इवॉल्व होते हैं और वर्चुअली कहा जाए दे आर मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर पीपल। ऐसा कहा जाता है कि कई लेफ्ट हैंडेड लोग जो होते हैं वो अधिक इंटेलिजेंट होते हैं। यदि परसेंटेज पॉपुलेशन को देखोगे आप तो आप पाओगे कि परसेंटेज में पॉपुलेशन में देखेंगे तो लेफ्ट हैंडेड लोग आपको कम देखने मिलेंगे, लेकिन जितने भी देखने मिलेंगे उनमें से अधिकांश लोग कुछ अच्छा करेंगे। क्यों? कारण पीछे ये है कि सोसाइटी या मम्मी उनकी डांटती है, पापा डांटते हैं और उनको लेफ्ट हैंडेड चीजें इस्तेमाल, लेफ्ट हैंड को यूज करने कम करने को बोलते हैं। लेकिन वो बच्चे क्या करते हैं, वो लिखेंगे लेफ्ट हैंड से लिखेंगे। डाटा घर स्कूल में टीचर ने डाटा तो राइट हैंड से लिखना शुरू कर दिया उन्होंने, तो राइट हैंड को वो ट्रेंड करते हैं। नेचुरली वो लेफ्ट हैंडेड है, जब जरूरत पड़ेगी वो अपने लेफ्ट हैंड का यूज करेंगे रिफ्लेक्सली, लेकिन उनको ट्रेंड किया गया राइट हैंड का यूज करने के लिए, तो उनके दोनों हिस्से इवॉल्व कर जाते हैं। ठीक है, दे बिकम मोर एंड मोर इंटेलिजेंट। ठीक है ना, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपने पेन को लेफ्ट हैंड में पकड़ लिया। मुझे मालूम है क्या कर रहे हो आप, लेफ्ट हैंड से पेन पकड़ के आप सोचो लेफ्ट हैंड से लिख के देखते हैं आज से हम के, तो ये अभी वक्त नहीं है। ठीक है ना, ठीक है, तो अभी इसको ट्रेंड होने में बेटा 1 दिन 10 दिन में, ट्रेंड होने में सालों लगते हैं, वर्षों का समय लगता है इसमें। ठीक है, टेंडर एज में जो है ब्रेन जो है जब इवॉल्व हो रहा होता है, जब हम कम उम्र के होते हैं तो ये परिवर्तन हमको फास्ट देखने मिलते हैं। ठीक है, अभी इतना समझ गया कि ब्रेन के लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर एक सामान्य व्यक्ति में देखा जाए तो कैसे काम करते हैं। तो मैंने कहा आपसे कि जो लेफ्ट ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है, इट रिसीव द सेंसरी स्टिमुलस फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द बॉडी। ये शरीर के दाहिने हिस्से से सेंसरी इंपल्स को लेता है। इट कंट्रोल मोटर कंट्रोल ऑफ द राइट साइड ऑफ द बॉडी। के देखिए लेफ्ट हेमिस्फीयर बॉडी के दाहिने, लेफ्ट हेमिस्फीयर बॉडी के दाहिने हिस्से को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, जबकि जो राइट हेमिस्फीयर है इट रिसीव द सेंसरी स्टिमुलस फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, मोटर कंट्रोल द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो आपके ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है ये आपके बोलने के लिए, स्पीच के लिए, लैंग्वेज के लिए, भाषा के लिए, कंप्रेहेंशन की क्या बोला गया उसका मतलब क्या, उसके लिए इवॉल्व होता है। ये चीजों का एनालिसिस करता है, कैलकुलेशन मैथमेटिक्स में रोल प्ले करता है, टाइम का अंदाजा लगता है ऐसे टाइम के, सीक्वेंसिंग करता है, चीजों को अरेंज करने में रोल प्ले करता है। कि ये वर्ड को पहचानने में हेल्प करता है, लेटर्स को पहचानने में हेल्प करता है, नंबर को पहचानने में हेल्प करता है। ये आपका ने जो भी पढ़ते हो बचपन से आप, तो आपके ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर आप ट्रेन कर रहे होते हो। लेकिन जब आप पेंटिंग बना रहे हैं तो राइट हेमिस्फीयर काम कर रहा है, गाना गा रहे हैं राइट हेमिस्फीयर काम कर रहा है आपका, क्योंकि आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं, म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं, आपका राइट हेमिस्फीयर जो है वो मोस्टली इन्वॉल्व है उसको क्रिएट करने में। तो आपकी जो कॉन्टेक्स्ट है, परसेप्शन है आपका, आज के चेहरों को पहचानना हुआ, इमेजेस को पहचान के, तो इसलिए लोग कहते हैं कि जब आप पढ़ाई करते हैं ना तो आप कई सारे फ्लो चार्ट बना लिया कीजिए। पढ़ाई करते हैं आप तो आप जो है वो डायग्राम का स्क्रीनशॉट लेकर डायग्राम को बनाने की कोशिश किया कीजिए, उससे आपके ब्रेन का दाहिना हिस्सा जो है वो मेमोरी को स्टोर करता है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी अपनी पूरी मेमोरी आप सी ड्राइव में डाल रहे हैं। जो कंप्यूटर यूज करते हो समझते हैं, कंप्यूटर में ड्राइव होती है सी ड्राइव जहां पर प्रोग्राम होता है मेन, एक होती है डी ड्राइव। तो यदि आपने सब कुछ सी ड्राइव में सेव किया और सी ड्राइव में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो पूरा डेटा उड़ जाता है। तो क्या होता है कि आपको डी ड्राइव में सेव करना होता है। तो आप समझ लीजिए आपकी जो मेमोरी है ना उसको आप दो तरीके से काम करती है। एक होती है कि पढ़ा लिखा समझा हमने, वो ब्रेन के लेफ्ट हिस्से में स्टोर हुई, लेकिन डायग्राम को देखा आपने, इमेज को देखा आपने, तो वो राइट हिस्से में स्टोर होता है। इसलिए जो लोग इमेजेस का सहारा लेकर पढ़ाई करते हैं, जो लोग फ्लो चार्ट बना लेते हैं, जो लोग जो है वो टेबल्स चार्ट बना के उनको बार बार देखते हैं, तो उनके ब्रेन के दाहिने हिस्से में वो चीजों को स्टोर करते हैं और उसको आसानी से रिकॉल कर सकते हैं, क्योंकि दाहिने हिस्से में क्राउडिंग कम है, इंफॉर्मेशन कम है दाहिने हिस्से में, क्योंकि आप उसका कम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और लेफ्ट साइड में इंफॉर्मेशन ज्यादा है। ज्यादा इंफॉर्मेशन में से कोई इंफॉर्मेशन छांटना थोड़ा कठिन काम है, और जो दाहिना हिस्से में इंफॉर्मेशन कम है वहां से इंफॉर्मेशन निकालना आसान काम है। इसलिए आप यदि इमेजेस का, आप जो है वो डायग्राम का सहारा लेंगे तो आपको चीजें जल्दी से रिकॉल होंगी। ठीक है, ये साइंस कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, साइंस कहता है आपसे। ठीक है, अब देखिए कि यदि आप देखें
कल्पना करते हैं कि किस तरह से ब्रेन काम करता है। मैंने आपसे कहा कि लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर की बात करें तो जो आपका ब्रेन का जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो आप जब कभी मैं पढ़ा रहा हूं पुट के, तो बेसिकली आई एम गिविंग ए स्पीच ऑन पर्टिकुलर चैप्टर के, तो उसके लिए मेरा ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर काम कर रहा है के। फिर यदि मैं किसी को कॉल करता हूं, टेलीफोन करता हूं, किसी का कॉल सुनता हूं, किसी को अपनी बात में कन्विंस करता हूं, मैं कहता हूं कि बेटा आप बेहतर कर सकते हो, कन्विंस करता हूं, समझाता हूं उसको के, तो ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर काम कर के। मैं कोई चीज लिखता हूं, कोई बताता हूं कि हाँ भाई ये पॉइंट है, ये काम है, तो लेफ्ट हेमिस्फीयर काम कर रहा है के। फिर मैं प्रेजेंटेशन जो बनाया मैंने आपके लिए, मैं लेफ्ट हेमिस्फीयर का इस्तेमाल किया मैंने आपको के। फिर कुल मिलाकर जो भी आंकड़े मेरे जो भी डेटा है कि इतने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, इतने बच्चे ऐसा पढ़ रहे हैं कि वो सब कुछ लेफ्ट हेमिस्फीयर में स्टोर है। अब राइट हेमिस्फीयर में आते हैं। राइट हेमिस्फीयर क्या करता है, कई बार बड़े अनयूजुअल सॉल्यूशन था, वो आपको ऐसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है जो आपने पहले कभी सोचे नहीं होते। क्योंकि देखिए ब्रेन का जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो इस बात के लिए ट्रेंड है कि क्या लर्न किया है आपने, क्या सीखा है आपने, क्या देखा है आपने, उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। राइट हिस्सा क्रिएटिविटी वाला हिस्सा है, वो आपको अनयूजुअल सॉल्यूशन बतलाता है। जैसे एक बार की बात है कि मेरा जो बेटा है, छोटा बेटा है, आपको बता दूं मैं आज जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो आज के ये रिकॉर्डिंग आपकी जनरली कई बच्चों को लगता है रिकॉर्डिंग का होता है, तो आज रिकॉर्डिंग जनरली हम जो है वो एक दिन पहले, कभी 1.5 दिन पहले, 2 दिन पहले रिकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि ताकि आपका क्रम, कभी कोई इंटरनेट का इशू हो, कोई भी इशू, तो आपका रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब ना हो। कई बच्चे बोलते हैं सर आप लाइव क्यों नहीं रिकॉर्डिंग करते, आप लाइव क्यों? भाई लाइव पढ़ाने में क्या है, देखो लाइव ले लेक्चर या पहले से मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके शेड्यूल कर दूं, दोनों में फायदा क्या मालूम? फायदा ये है कि लाइव में एक ही एडवांटेज है कि आप और आपको ये फील होगा कि मैं आप सामने 1 to 1 है, लेकिन वो फील नहीं होगा क्योंकि उसमें क्या है, इंटरनेट के बहुत सारे इशू होते हैं लाइव में। ठीक है, लाइव में क्या होता है कि इशू होने के अलावा करता फिर वो दोनों की टाइमिंग मैच करना है, और मैं व्यस्त डॉक्टर हूं तो मेरे को टाइमिंग मैच करने में थोड़ा इशू होता है। तो कई बार मैं सुबह 6 बजे भी रिकॉर्डिंग करता हूं, कई बार रात को 9 बजे भी रिकॉर्डिंग करता हूं, कई बार दिन के समय रिकॉर्डिंग, जब वक्त मिलता तब मैं रिकॉर्डिंग करता हूं। ठीक है, तो अभी बात कहां निकली, बात ये निकली थी अभी कि मैं आपसे कह रहा था कि एक बार की बात है कि मेरा जो छोटा बेटा है उसने मुझे वो जो उस समय रहा होगा, आज की कितनी 2017 की बात है, उस समय वो रहा होगा 3.5-4 साल का, 3.5 साल का, 3 साल, अभी 6 साल का है, 3.5 ईयर का होगा। ठीक है, छोटा वाला बेटा। तो उस समय मेरी एक सिस्टर इन लॉ है, उनका मैरिज था, तो मैरिज के लिए हम लोग भोपाल गए होते। तब बायोमेंटर्स ऑनलाइन नया शुरू हुआ था, मतलब उस समय 17 में इसको शुरू किया था, 17 में उस समय कुछ लेक्चर चल रहे थे, उस समय बच्चों का एग्जाम होने वाला था, तो मैं पढ़ा रहा था। तो उस समय हुआ ये कि जब मेरे को भोपाल 10 दिन मैरिज होती है, 10 दिन आपको रहना पड़ता है, तो भोपाल जाके वहाँ पे हम लोग रहने लगे कि सिस्टर इन लॉ की शादी थी, तो मेरी वाइफ भी वहाँ पे थी, बच्चे भी वहाँ पर थे। मैं जनरली क्लियर कर दूं कि मैं थोड़ा सा बहुत रिजर्व टाइप का आदमी हूं, आपसे ही सिर्फ बात करता हूं। तो मैं एक होटल में स्टे किया हुआ था कि मुझे क्या होता, बहुत सारे गेस्ट, बहुत सारे लोग होते हैं वहां पे, मैं चूंकि पढ़ नहीं पाता, अपना कुछ काम नहीं कर पाता, इसलिए मैं वहां पे स्टे करना कम पसंद करता हूं, दिन में वहां रह लूंगा अपने कंफर्ट से। ठीक है, तो मैं होटल में रुका हुआ था, मैंने होटल से रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा कि मुझे कुछ लेक्चर रिकॉर्ड करने होते हैं, तो आपके यहाँ पे जो भी आपका प्रेजेंटेशन हॉल हो वो मुझे दिन में प्रोवाइड कर दीजिए, मैं 1-2 घंटा अपना कैमरा लगा रिकॉर्डिंग कर लूंगा। होटल ने कहा साहब ऐसा कुछ हमारे पास अरेंजमेंट है नहीं है, हम करते हैं। फिर होटल ने अरेंजमेंट करने के नाम पे होटल ने बोला कि भाई आपको हॉल रेंट पे लेना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा क्या रेंट है उसका? उसने कहा कि इसका जो है वो 10,000 रुपीज़ के हिसाब से पर डे का रेंट लगेगा इसका। तो मैंने कहा 10,000 रुपये का रेंट दूंगा हॉल में एक बोर्ड को 2 घंटे यूज़ करने के लिए। तो मैं सोचा कि शायद मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊंगा। मैंने अपने कुछ दोस्त तैयार थे जो वहाँ पे कुछ कोचिंग में इन्वॉल्व थे, उनसे पूछा मैंने, उन्होंने कहा कि इस समय फ्री रहेगा, उस समय फ्री रहेगा, तो वो टाइमिंग भी मैच नहीं किया। मैं अपने ऐसी अपनी वाइफ को बता रहा था कि यार मैं बहुत जल्दी आ गया भोपाल, यदि बॉम्बे में होता तो रिकॉर्डिंग करता रहता, तो अभी रिकॉर्डिंग अफेक्ट हो गया, कैसे रिकॉर्डिंग को समझ में नहीं आ रहा। तो मेरा छोटा बेटा मुझसे बोलता है अरे पापा इसमें कौन सा इशू है? मैंने चेक, वो मुझे सलाह दे रहा था, 3 साल का, 3.5। ड्राइंग शीट होती है ना, मैं ड्राइंग शीट पे लिखता हूं, आप एक काम करो पापा, आप जो है वो खूब सारी ड्राइंग शीट लो और इस वॉल पे एक टेप से लगा लो, आप होटल के वॉल पे टेप से आप उसको लगा लो और टेप से निकालना, होटल वाला गुस्सा करेगा। ठीक है, मैंने कहा ठीक है। फिर मैं एक माइल चिपकने वाला टेप लेके आया और मैंने ड्राइंग शीट, कई सारी ड्राइंग शीट को जोड़ के मैंने एक बोर्ड तैयार किया, और मैंने उस बोर्ड पर जो पढ़ाते जहां जब लिखने की जरूरत आई, मैंने उस बोर्ड का मैंने इस्तेमाल किया। ड्राइंग शीट पे मैंने लिखा,
ठीक है। और जब वो पूरी ड्राइंग शीट भर गई तो मैंने क्या किया, मैंने वीडियो को पॉज किया, मैंने कैमरे को पॉज किया, ड्राइंग शीट को चेंज करके बोर्ड को फिर से चिपकाया मैंने उस नई शीट्स को, फिर पढ़ाने लगा मैं। तो ऐसे मैंने कुछ लेक्चर रिकॉर्ड किए। और ये आइडिया किसने दिया? ये आइडिया मेरे बेटे ने मुझको दिया। मतलब वो तो पढ़ा लिखा भी नहीं है कि पढ़ लिख रहा हो कुछ कर रहा के, वो सोचा उसने कि ड्राइंग शीट से ये काम हो सकता, बोर्ड बन सकता ड्राइंग शीट के। तो लॉजिकल डिसीजन था एक, ठीक है, अनयूजुअल सॉल्यूशन था। जो ड्राइंग शीट हमने लेके आए और उसको चिपका के हमने बोर्ड बना लिया, अपना काम कर गया। और होटल से हमको 10,000 रुपए पर डे का बोर्ड का चार्ज भी नहीं देना पड़ा हमको, जो उसका रूम का चार्ज था वो भी नहीं देना पड़ा। कई बार हम बड़े अनयूजुअल सॉल्यूशन ढूंढते हैं। अब एक बार में एक हमारे मित्र हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं, हमारे फैमिली फ्रेंड है, वो आईआईटी से पास आउट है, वो आईआईटी खड़गपुर से पास आउट है और बड़े बॉम्बे के अंदर बड़े अफसर हैं वो, और भारती के बैचमेट भी हैं उनके। तो एक दिन हम उनके घर गए हुए थे, तो वो है ना, उनके घर में बड़ा सा एक एक्वेरियम था, मछली घर सा था, उसमें वो पाइप लेके खड़े हुए थे उसमें। तो मैंने पूछा क्या हो गया अभी? तो उन्होंने बोला कि यार वो दिक्कत क्या है कि ये जो है ना, इसका जो पाइप है, इसका जो पाइप अंदर लगा था ये बाहर निकलेगा किसी कारण से, और अब मैं सोच रहा हूँ कि ये पाइप यदि अंदर नहीं लगा तो मछलियों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो मछलियां मर जाएंगी। तो इसलिए मैं पिछले 15-20 मिनट से आधे घंटे से पाइप पकड़ के खड़ा हूं, और मैंने इनको बोला हुआ है कुछ रस्सी लाके दो, कुछ पत्थर लाके दो, इस पाइप में पत्थर बांध लूंगा, रस्सी बांध के डुबो दूंगा तो पाइप अंदर चला जाएगा और ये मछलियां बच जाएंगी। मेरी वाइफ ने देखा, मैं बताऊं एक आइडिया, अरे क्या आइडिया, हम सब लगा के देख लिए, कोई कुछ नहीं होगा। मेरी वाइफ ने जो महिला लड़कियां जो क्लिप लगाती है ना पीछे बाल पकड़ने के, वो क्लिप निकाला उन्होंने, और उसको पाइप को पकड़ा और एक जो बड़ा मोटा पाइप था उस पाइप से क्लिप कर दिया उसको 1 मिनट में के। यानी ये जो हेयर क्लिप था, उस हेयर क्लिप से उस पाइप को फिक्स कर दिया, और अब ना तो पत्थर डालने की जरूरत है मुझको, वो पाइप फिक्स हो गया उसके अंदर। एक आईआईटीएन आधे घंटे से जूझ रहा है कि पाइप को नीचे और दिमाग क्या लगा रहा फिजिक्स का कि पाइप में बांधूंगा पत्थर, वो पत्थर का वजन ज्यादा होगा, एयर का प्रेशर इतना होगा तो ये पाइप जो है वो निकल तो नहीं जाएगा कहीं। बोलता हल्का पत्थर होगा तो ये पाइप को ऊपर ले लेगा एयर का प्रेशर के। इतना दिमाग लगाया। मेरी वाइफ जिन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया, बीए किया, उन्होंने देखा, उसको पाइप लगाया, क्लिप लगा दिया, कोई फिजिक्स नहीं, नो फिजिक्स एट ऑल, अनयूजुअल सॉल्यूशन, काम हो गया। वाई? कभी कभी लोग कहते हैं कि वुमेन्स आर मोर इंटेलिजेंट इन टर्म्स ऑफ गेजिंग द सिचुएशंस, इन टर्म्स ऑफ कि क्या रिस्पॉन्ड करना है। लड़कियां तेज होती हैं इस मामले में कि आप लड़कों को लगता है कि वो जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, उसको कोई पकड़ नहीं पाएगा। लड़कियां 2 मिनट पकड़ लेती हैं, कि 2 सेकंड में, कि तुम सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो, क्योंकि उनके ब्रेन का दूसरा हिस्सा भी इवॉल्व होता है, क्रिएटिविटी मोर इवॉल्व होती है। क्योंकि बचपन से जिस तरीका का होता है कि कई घरों में पहले होता था कि ये काम भी आना चाहिए, सिलाई कढ़ाई भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, वो सब चीजें होती ना, वो पेंटिंग करना स्कूलों में। आपको पता है, आपने कभी गौर किया, स्कूल्स के अंदर एक बड़ी वोर क्लास होती है, आर्ट्स की क्लास होती है, लेके आओ अपना शीट अपना कलर लेके आओ, पेंटिंग करो, बनाओ, कुछ भी बनाओ बैठ के। क्यों वो क्लास होती है? फिर एक संगीत की क्लास होती है स्कूल के अंदर कि संगीत सीखो भैया, ठीक है। क्यों होती है वो क्लास? क्योंकि आपके ब्रेन के दूसरे हिस्से को ट्रेन करना है। फिर आपके स्कूल में एक थर्ड लैंग्वेज होती है, एक तो इंग्लिश पढ़ते हैं, एक हिंदी पढ़ते हैं, एक मराठी पढ़ते हैं, गुजराती पढ़ते हैं, ठीक है, बंगाली पढ़ते हैं। क्यों लैंग्वेज 3 क्यों? और जो इंटरनेशनल स्कूल है वो बोलते हैं हिंदी इंग्लिश तो तुम पढ़ ही रहे हो, तुम पढ़ो स्पेनिश, तुम पढ़ो जर्मन। 3 लैंग्वेज का बोझ क्यों? आपके ब्रेन को ट्रेन करना है, इसलिए 3 लैंग्वेज का बोझ देते हैं आपको वो लोग। तो एवरीथिंग इज वेरी वेल साइंटिफिकली प्रूवन के। तो जो हमारी क्रिएटिव अप्रोच है, अनयूजुअल सॉल्यूशन है, जो क्रिएटिविटी है, फास्ट रिएक्शन रेट है हमारा, अनएक्सपेक्टेड आइडियाज, कुछ यूनिक आइडिया है, वो सब कुछ आपके ब्रेन के राइट हेमिस्फीयर से आते हैं। कहां से आते हैं? राइट हेमिस्फीयर से आते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज रिफर्ड टू एज द ग्रे मैटर ड्यू टू इट्स ग्रेइश अपीयरेंस, क्योंकि ये ग्रेइश कलर का रंग का होता है। अब ग्रेइश कलर का क्यों होगा बेटा? ग्रेइश कलर का वो होगा जिसमें कि नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन होंगे इसमें, क्या, ठीक है। तो मैंने क्या कहा आपसे कि जो है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है उसे हम ग्रे मैटर भी कहते हैं। इट इज ग्रेइश इन अपीयरेंस, द न्यूरॉन सेल बॉडीज आर कंसंट्रेट हियर गिविंग द कलर के। तो याद रखिएगा यहां पे अभी मैं माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड की बात नहीं करूंगा, अभी सिंपल सा बोलूंगा आपसे कि न्यूरॉन्स की सेल बॉडी जो होती है, देखो सिंपल से, अब देखो मैंने जो आपसे कहा ना नॉन माइलिनेटेड, तो यहां पे मैंने पूरे न्यूरॉन की बात नहीं की। मैंने क्या होता है, न्यूरॉन के 2 हिस्से होते हैं,
एक होता है साइटोन सेल बॉडी, दूसरा होता है एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन में होता है माइलिन शीथ या नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखना यहां पर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन है उनमें माइलिन शीथ होगा। लेकिन सबकी सेल बॉडी, सारे न्यूरॉन्स की मोस्टली सेल बॉडी जहां पर रहेगी प्रेजेंट, वहां पर माइलिन शीथ नहीं होगा, क्योंकि सेल बॉडी में कभी भी माइलिन शीथ नहीं होता है। माइलिन शीथ केवल किसमें होता है? एक्सॉन में होता है ना। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, तो यहां पर सेल बॉडी, जो सेल बॉडी न्यूरॉन की सेल बॉडी कॉन्सेंट्रेट होंगी वो सब ग्रेइश कलर की होंगी, इसलिए आपको आप क्या बोलेंगे? सेरेब्रल कॉर्टेक्स को आप ग्रे मैटर बोलेंगे आप। ठीक है, फिर इसके बाद का जो हिस्सा होगा उसे बोलेंगे आप व्हाइट मैटर बोलेंगे आप। क्यों व्हाइट मैटर बोलेंगे? क्योंकि उसमें जो एक्सॉन है उनके पास माइलिन शीथ प्रेजेंट है। तो वो जो एक्सॉन में पता है ना, porque मैंने बनाया हुआ, मैंने आपसे कहा है कि जिससे मैंने आपसे कहा कि ये जो है आपका सेल बॉडी हो गया, साइटोन हो गया, ये आपका एक्सॉन होकर के, ये डेंड्रॉइड होकर के। तो जो आपका माइलिन शीथ होती है वो कहां होती है? माइलिन शीथ जो है वो बेसिकली किस पे होती है? एक्सॉन पे होती है वो, है ना बेटा। ठीक है, तो जहां एक्सॉन अधिक मात्रा में होंगे वहां पर आपको उसे हम व्हाइट मैटर बोलेंगे हम। क्लियर? ठीक है, याद रखिएगा बेटा, गायरस ब्रेन का उभरा भाग, जो उभरा भाग है उसमें ब्रेन में कई सारे फोल्ड होते हैं, तो जो अंदर धसा भाग होता है उसे सल्कस बोलते हैं हमके, और उभरे भाग को हम गायरस बोलते हैं। तो गायराई और सल्काई का मतलब, गायरस मतलब उभरा हुआ भाग होता है बेटा फोल्ड का, और धसा हुआ भाग को हम सल्कस बोलते हैं उसको। ठीक है, cerebral cortex, the outermost layer of the brain containing gray matter, responsible for many higher order function, जैसे कि लैंग्वेज हुआ, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हुआ, ये सारे फंक्शन सेरेब्रल कॉर्टेक्स से कंट्रोल होते हैं। तो याद रखिए, आप ह्यूमंस के ब्रेन में बाहर वाला हिस्सा जो है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स का ग्रे मैटर कहलाता है, अंदर वाला हिस्सा इसका व्हाइट मैटर कहलाता है। ग्रे मैटर में सेल बॉडीज होंगे और व्हाइट मैटर में एक्सॉन्स होंगे। ठीक है, क्लियर? देख रहे हैं आप, व्हाइट मैटर एंड दी ग्रे मैटर। तो ग्रे मैटर कुछ सेंटीमीटर का आसपास का कुछ छोटा सा हिस्सा होगा जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में देखने मिलेगा, यहां से साइड, जहां पर सेल बॉडीज अधिक मात्रा में होंगे। ठीक है ना, क्लियर? द सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंटेन्स मोटर एरियाज के सेंसरी, मोटर एरिया जो आपकी बॉडी के वॉलंटरी मूवमेंट कंट्रोल कर रहा है, सेंसरी एरिया जो बॉडी के पूरे सेंस ऑर्गन की इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है, ठीक है, और कई ऐसे लार्ज रीजन होते हैं, ठीक है, जिनका फंक्शन सेंसरी और मोटर नहीं होता है, जिनका फंक्शन ब्रेन में चीजों को समझना होता है, जिनका फंक्शन बेसिकली कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का होता है, इन्फ्लुएंस करने का होता है। ठीक है, तो कई एरिया ऐसे होते हैं ब्रेन में जिनका संबंध केवल सेंसरी या मोटर एक्टिविटी से नहीं है कि सूचनाओं को रिसीव कर लिया, सूचनाओं को भेज दिया, इसके अलावा भी कई सारे ब्रेन में फंक्शन हो रहे होते हैं, उसमें वो एरिया इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और इन एरिया को हम बोलते हैं एसोसिएशन एरिया बोलते हैं। कि दिस एरिया कॉल्ड द एसोसिएशन एरिया व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द कंप्लीट फंक्शन, जैसे कि इंटर सेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन के, जैसे मेमोरी याददाश्त है, कुछ बोलना है किसी को, तो अब इसमें सेंसरी और जो है वो मोटर का उतना रोल नहीं है, ये यहां पर ब्रेन की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का बड़ा रोल है। तो ये सब काम कहां होता है? वो एसोसिएशन एरिया के अंदर ये काम होता है। जैसे आप देख रहे हैं ब्रेन में आपको दिखाई पड़ रहा है कि सुनने के लिए आप देख रहे हैं ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया है, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स है। ठीक है, विजन देखने के लिए प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स है, विजुअल एसोसिएशन एरिया दिखाई पड़ रहा है। स्वाद लेने के लिए गस्टेटरी कॉर्टेक्स एरिया, ब्रेन में एक हिस्सा है जो उसमें स्वाद आप ले पाते हैं। कि वर्निकेस एरिया जो होता है बेसिकली आप जो है वो इंफॉर्मेशन को, सूचनाओं को समझ पाते हैं, लैंग्वेज को समझ पाते हैं, कंप्रहेंड कर पाते हैं, वर्निकेस एरिया होता है। ठीक है, फिर सोमेटिक सेंशन एरिया क्या होता है? वो सोमेटिक सेंसरी होता है, सेंस इन्फॉर्मेशन को आप रिसीव कर पाते हैं। ठीक है ना, क्लियर? फिर हम क्या देख रहे हैं? मोटर एरिया, मोटर न्यूरॉन्स यहां से निकलते हैं जो आप वॉलंटरी कंट्रोल कर पाते हैं। तो बेसिकली ब्रेन के अलग अलग हिस्से हैं, उनमें सेंसरी और मोटर हिस्से के अलावा कई सारे एसोसिएशन सेंटर एरिया हमको देखने मिलते हैं। ठीक है, जो अलग अलग कामों से एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है ना, क्लियर? जैसे मैंने आपसे कहा कि सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मल्टीटास्क प्रॉब्लम, मैथ्स का प्रॉब्लम दूंगा आपको मैं, मैथ्स का एक मैंने आपको मल्टी इक्वेशन क्वेश्चन दिया है, तो आप ब्रेन का जो हिस्सा मैंने रेड से मार्क किया है, सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मल्टीटास्क प्रॉब्लम, वहां सॉल्व करोगे आप। ठीक है ना, फिर मैंने आपसे कहा कि वर्किंग मेमोरी एंड ऑब्जेक्ट, मैंने आपको कोई चीज याद करने को बोला है तो आप ब्रेन का ये वाला हिस्सा यूज करोगे आप। ठीक है ना, कोई टास्क को मैनेज करना है, कोई गेम खेलना है तो आप ये वाला हिस्सा यूज करोगे आप। ठीक है ना, तो मतलब ब्रेन के अलग अलग हिस्से होते हैं जो डिफरेंट प्रकार से जो है एसोसिएशन एरिया के रूप में काम करते हैं अलग अलग फंक्शन को करने के लिए। ठीक है, फाइबर्स ऑफ द ट्रैक्ट आर कवर्ड विद द माइलिन शीथ which constitute the inner part of the cerebral hemisphere. cerebral hemisphere के inner part में जो नर्व फाइबर गुजरते हैं उनमें जो है वो माइलिन शीथ देखने मिलती है हमको, और इससे ये व्हाइट दिखाई पड़ते हैं, इसलिए इनको हम व्हाइट मैटर बोलते हैं। ठीक है, और जबकि जहां पर सेल बॉडी साइटोन होता है, सेल बॉडी होती है, उसमें माइलिन शीथ नहीं होती है, तो वो जहां पर कॉन्सेंट्रेट होगी वहां पे ग्रे मैटर हमको दिखाई देगा। ठीक है ना,
द सेरिब्रम रैप्स अराउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड द थैलेमस के। अब सेरिब्रम किसके चारों तरफ है? सेरिब्रम थैलेमस, ये थैलेमस, दिस इज द थैलेमस के, दिस इज द थैलेमस, ठीक है, ये थैलेमस के। तो सेरिब्रम कहां है? थैलेमस को चारों ओर से घेरे हुए रैप की हुए इसको, ठीक है, जो कि याद रखिए थैलेमस इज द मेजर कोऑर्डिनेशन सेंटर फॉर द सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग के। तो आपकी बॉडी में जो सेंसरी सिग्नलिंग है, जो मोटर सिग्नलिंग है, जो इंफॉर्मेशन आप रिसीव करते हो और इंफॉर्मेशन में जिस प्रकार से आप रिएक्ट करते हो, एक्ट करते हो, वो सारा कुछ कोऑर्डिनेशन कहां हो रहा है? वो थैलेमस के अंदर हो रहा होता है। फिर अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड द हाइपोथैलेमस, जो कि थैलेमस के ठीक नीचे होता है। ये थैलेमस के ठीक नीचे वाला जो हिस्सा है, दिस इज द हाइपोथैलेमस, ठीक है, जो थैलेमस के आधार में पाया जाता है। दोनों इंपॉर्टेंट है। तो क्या देख रहे हैं आप? मैंने कहा थैलेमस आपका वो हिस्सा है आपका जिसको चारों ओर से सेरिब्रम ने घेरा हुआ है, और इट इज द मेजर कोऑर्डिनेट, इट इज वेरी ये सबसे इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन सेंटर होता है किसके लिए बेटा? सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग के लिए, ठीक है, सेंसरी सिग्नल को रिसीव करने के लिए और मोटर सिग्नल को देने के लिए, ठीक है। और इस थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, देख रहे हैं आप। थैलेमस का पोजीशन देख रहे हैं, इट इज लोकेटेड अबव द थैलेमस, जो होता है ब्रेन स्टेम के जो है वो ठीक ऊपर होता है, एंड बिटवीन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड द मिड ब्रेन, सेरेब्रल कॉर्टेक्स और मिड ब्रेन के बीच में होता है। ध्यान रखिएगा कि ये लोकेशन वाला जो क्वेश्चन है, पोजीशन कहां होती है, ये क्वेश्चन जो है मैं कह रहा हूं आपसे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, कि थैलेमस का लोकेशन क्या होता है। तो ये आप चारों ओर से सेरेब्रल कॉर्टेक्स से घिरा होता है, ब्रेन स्टेम के ठीक ऊपर होता है ये, और सेरेब्रल कॉर्टेक्स और मिड ब्रेन के बीच में होता है। इसके काम क्या होता है इसका? कि ये बॉडी के इट कैरीज सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी से सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है वो रिसीव करता है, ठीक है, टू इट कैरीज सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी टू सेरिब्रम एंड द लिम्बिक सिस्टम के। ये बॉडी से सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और सेरिब्रम और जो है लिम्बिक सिस्टम को भेजता है, ठीक है। अब बोलोगे सर ये लिम्बिक सिस्टम क्या चीज होती है भला? देखो बेटा, लिम्बिक सिस्टम इज ए स्ट्रक्चर जो कुछ ब्रेन के हिस्सों के मिलने पर बनता है। तो लिम्बिक सिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ स्ट्रक्चर जो कि किससे जो लेट लाइज बोथ साइड ऑफ द थैलेमस, जो थैलेमस के दोनों तरफ होता है और सेरिब्रम के ठीक नीचे होता है। इसमें हाइपोथैलेमस शामिल होता है, हिप्पोकैम्पस शामिल होता है, इसमें एमेगडाला और कई ब्रेन के एरिया शामिल होते हैं इसमें, के याद रखिए। लिम्बिक सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि लिम्बिक सिस्टम ऐसा हिस्सा होता है जो कई सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। मोटर सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में लिम्बिक सिस्टम का रोल होता है। आगे एनसीईआरटी में इसको मेंशन किया, हम बात करेंगे इस पे। अभी इतना समझ गए हम कि लिम्बिक सिस्टम जो है वो एक कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व होता है जो थैलेमस के दोनों तरफ पाया जाता है ये, और ये सेरिब्रम के ठीक नीचे होता है। और इसमें हाइपोथैलेमस शामिल है, इसमें हिप्पोकैम्पस शामिल है, एमेगडाला और जो है कई दूसरे एरिया इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। अब कोई साफ साफ पूछता है आपसे कि बताओ भाई थैलेमस का फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द थैलेमस? आप बोलोगे थैलेमस इज द सेंसरी इंटीग्रेशन एंड रिले स्टेशन फॉर ऑल द सेंसरी पाथवे एक्सेप्ट ऑल्फैक्टरी के। सूंघने का काम छोड़ दें आपके, ये जो ऑल्फैक्टरी पाथवे ना इसको छोड़ दें, आपके ऑल्फैक्शन को आप छोड़ दें, बाकी सारे कुछ जो है जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो थैलेमस के थ्रू ही गुजरती है, ठीक है। अब बोलोगे सर ये ऑल्फैक्टरी का क्या इशू है? भाई देखो आपको बता दूं मैं, आपकी जो नोज है ना, नाक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज के, जो ब्रेन का जो हिस्सा सीधा एक्सपोज है बाहर, वो नोज के थ्रू एक्सपोज के। तो राइनोसिफेरॉन जो ब्रेन का हिस्सा जो नोज के थ्रू एक्सपोज है ना, वहां पर सीधा ना जो आप जो ऑल्फैक्शन सूंघते हैं ना आप, तो ब्रेन इसको सीधा परसीव कर लेता है। इसलिए आप देखेंगे कि कई लोगों को जो है वो तेज सुगंध से माइग्रेन भी आता है, ठीक है। फिर थैलेमस जो होता है वो क्रूड पेन, जो दर्द होता है, तापमान का हुआ, टच हुआ, उसके रिकॉग्निशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इन्फ्लुएंसेस वॉलेंटरी मूवमेंट बाय रिसीविंग इंपल्स फ्रॉम द बेसल गैंग्लियन एंड सेरिबेलम एंड रिलेइंग देम टू द मोटर कॉर्टेक्स एंड इन्फ्लुएंस लोअर मोटर न्यूरॉन के। तो जो थैलेमस है ये बेसिकली सेंसरी और मोटर पाथवे के बीच का एक जंक्शन है, के ट्रैफिक स्टेशन समान है थैलेमस के, कि इंफॉर्मेशन आ रही है उसको कहां आगे भेजना है और इंफॉर्मेशन को कैसे मॉडिफाई करना है, के ये काम थैलेमस करता है, ठीक है। पार्टिसिपेट इन द मेंटेनेंस ऑफ द स्टेट ऑफ वैकफुलनेस, आप जगे रहते हैं, अलर्ट रहते हैं आपके, इसमें भी ये रोल प्ले करता है। आपके इमोशंस को, रिसेंट मेमोरी को भी प्रोसेस करने में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये थैलेमस जो होता है उसको प्रभावित करता है कि इट इज नॉट हैविंग कैपेसिटी लाइक सेरेब्रल कॉर्टेक्स, परंतु इट अफेक्ट द इमोशंस एंड द मेमोरी के, क्योंकि ये फोरब्रेन का ही हिस्सा है, ठीक है। आप देख रहे हैं ये थैलेमस वाला हिस्सा दिखाई पड़ रहा है आपको। फिर आते हैं हम देखें, तो आप देखें सेरेब्रल कॉर्टेक्स, डाइनसेफेलॉन मतलब थैलेमस प्लस हाइपोथैलेमस बेटा, ठीक है ना, क्लियर।
हाइपोथैलेमस कंटेन्स ए नंबर ऑफ सेंटर विच कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर, अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। के हाइपोथैलेमस हमारे कई सारे बड़े इंपॉर्टेंट कार्य को कंट्रोल करता है, जैसे कि ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बनाए रखता है, ये भोजन के खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए इच्छाओं को जागृत करता है, भूख और प्यास का सेंटर भी इसके पास में होता है। इट ऑल्सो कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स विच सीक्रेट हार्मोन्स कॉल्ड द हाइपोथैलेमिक हार्मोन के, और ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन होते हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड को अफेक्ट करते हैं। याद रखिएगा, जो पीयूष ग्रंथि होती है मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, एंडोक्राइन ग्लैंड, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, पीयूष ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें उसके हिस्से हमने कहा एडिनो हाइपोफाइसिस है और हाइपोहाइपोफाइसिस के पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पिछला हिस्सा होता है वहां पर जो हार्मोन निकलते हैं ना, उस पिछले पिट्यूटरी ग्लैंड के पिछले हिस्से से हाइपोहाइपोफाइसिस से जो हार्मोन निकलते हैं, बेसिकली वो हार्मोन हाइपोथैलेमस में बने होते हैं। न्यूरोसेक्रेटरी न्यूरॉन्स होते हैं जो वास्तव में जो है वो ऐसे न्यूरोसेक्रेटरी न्यूरॉन्स होते हैं, ऐसे ऑर्गन होते हैं जिनमें सिक्रेशन की क्षमता होती है और वो कुछ केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, वही जो है हार्मोन्स के रूप में पिट्यूटरी ग्लैंड के पिछले हिस्से से निकलते हैं। उसका एक एग्जांपल है वासोप्रेसिन, ठीक है ना। फिर the inner part of the cerebral hemisphere and a group of associated deep structure like amygdala, hippocampus form a complex structure called the limbic lobe or the limbic system। देख रहे हैं आप, ये थैलेमस दिखाई पड़ रहा है आपको, हाइपोथैलेमस दिखाई पड़ रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है, ठीक। ऑल्फैक्टरी बल्ब फॉर फ्रेग्रेंस के लिए, के एमाग्डेला देख रहे हैं आप, हिप्पोकैम्पस देख रहे हैं आप, ठीक है। तो क्या कहा मैंने आपसे कि एनसीईआरटी क्या लिखता है कि लिम्बिक सिस्टम जो है उसमें क्या क्या शामिल है, कि लिम्बिक सिस्टम जो होता है उसमें शामिल है बेटा क्या क्या, उसमें शामिल है आपके जो है वो एमाग्डेला शामिल है, उसमें हिप्पोकैम्पस शामिल है उसके अंदर है बेटा, क्या ये जो कि लिम्बिक सिस्टम का हिस्सा होता है, ठीक है। देख रहे हैं आप लिम्बिक सिस्टम है ना, हिप्पोकैम्पस देख रहे हैं आप, इसमें एमाग्डेला देख रहे हैं, इसमें आपको हाइपोथैलेमस दिखाई पड़ रहा है। ये क्या बनाता है, ये बनाता है लिम्बिक सिस्टम को, ये क्रिएट करता है, ठीक है ना। द लिम्बिक सिस्टम is a set of brain structure located on both side of the thalamus immediately beneath the cerebrum। के लिम्बिक सिस्टम जो होता है वो ब्रेन स्ट्रक्चर का एक सेट होता है जो कि आपके ब्रेन में थैलेमस के दोनों तरफ लोकेटेड होता है। इट हैज आल्सो बीन रिफर्ड टू दी पैलियोमेमेलियन कॉर्टेक्स, जिसे हम पैलियोमेमेलियन कॉर्टेक्स कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब तक सेरेब्रल कॉर्टेक्स इवॉल्व नहीं हुआ था ना, तो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाला ये सेंटर था, ठीक है। The limbic system support a variety of functions including emotions, behavior, motivation, long term memory and olfaction। के बाद में क्या हुआ कि ये लिम्बिक सिस्टम से ये पूरे काम सेरेब्रल कॉर्टेक्स में शिफ्ट हो गए। देखिए उसके पहले है ना, पैलियो मतलब था प्राचीन दम के, तो मैमल्स के अंदर जो पैलियो मैमेलियन कॉर्टेक्स है उसे क्या है वो लिम्बिक सिस्टम होता है, ठीक है, जो बिहेवियर, मोटिवेशन, लॉन्ग टर्म मेमोरी और ऑल्फैक्शन इसमें रोल प्ले करता है, ठीक है। Along with the hypothalamus, it is involved in the regulation of sexual behavior। ये सेट याद रखिए, लिम्बिक सिस्टम की बात करें हम के हाइपोथैलेमस के बाद मिला के बात करें तो along with the hypothalamus, it is involved in the regulation of sexual behavior, expression of the emotional reaction, एक्साइटमेंट, प्लेजर, गुस्सा आना, दुख जो है वो डर लगना के, मोटिवेट रहना, ये सब चीजों में जो है वो लिम्बिक सिस्टम रोल प्ले करता है। तो याद रखिए, जो मोटिवेशन है वो अफेक्ट करता है लिम्बिक सिस्टम को, जो आपका डर है, जो आपका भय है, जो गुस्सा आना है, जो खुशी है, एक्साइटमेंट है, एवरीथिंग जो इमोशनल रिएक्शन है उसको लिम्बिक सिस्टम विद द हाइपोथैलेमस जो है वो अफेक्ट करता है उसको, ठीक है ना, क्लियर। तो हाइपोथैलेमस के क्या क्या फंक्शन हो गए बेटा, मैंने कहा भूख लगना, प्यास लगना, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, सेक्सुअल एक्टिविटी को कंट्रोल करना विद द हेल्प ऑफ द लिम्बिक सिस्टम, ठीक है, और जो है एक्साइटेड हो जाना, ठीक है, अपने बच्चों का ध्यान रखना, पेरेंटिंग करना, उसमें भी इन्वॉल्व है हाइपोथैलेमस विद द लिम्बिक सिस्टम। पसीना आना, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, हार्ट रेट पर असर डालना, कपकपी आना, आंखों का प्यूपिल का डायलेट होना, के बॉडी का सर्कुलेटरी रिदम को मेंटेन रखना, स्लीप को बनाए रखना, ये सब कुछ हाइपोथैलेमस एसोसिएटेड फंक्शंस हैं, ठीक है। अब क्या बात की आज के लेक्चर में, आज के लेक्चर में हमने ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को समझा। तो केवल अभी हमने मिड ब्रेन नहीं देखा, अभी हमने हिंड ब्रेन भी नहीं देखा, हमने केवल और केवल फोर ब्रेन के फंक्शंस के बारे में हमने कुछ बात की। हमने देखा कि फोर ब्रेन्स का एरिया क्या होता है, क्या होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, क्या होता है आपका जो है वो थैलेमस, क्या होता है हाइपोथैलेमस के। तो अभी थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है थोड़ा सा डिटेल में जाके कुछ इंपॉर्टेंट हिस्से देख के फिर हम मिड ब्रेन पर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखो बेटा, पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम जो है वो एकदम हाईली इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप समझने की कोशिश कीजिए।
लीजिए इसके, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो आप नहीं समझ पाए, आप कठिन हो के। लेकिन मैं फिर क्लियर कर दूं आपको कि पढ़ना कैसा है हमको, जो एनसीईआरटी में रखा है, जो नीट में आता है, जो नीट के सिलेबस में रखा है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना, क्योंकि नर्वस सिस्टम इतना बड़ा है कि जो आदमी न्यूरो फिजिशियन होता है वो 3 साल तक डीएम में नर्वस सिस्टम पढ़ता रहता है, ठीक है। तो लेवल पे जाने की जरूरत अभी से नहीं है हमको। तो क्या पढ़ना है क्या छोड़ना, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.